गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अमन झा और ये 10:30 का यूट्यूब चैनल है। हम एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज में आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे, कक्षा 7 के इतिहास का। तो शुरू करते हैं उसको। देखिए, आपको याद हो तो पहले हमने अब तक चैप्टर नंबर 8 तक देख लिया है। ठीक है, पिछले चैप्टर क्लास में हमने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जिसका चैप्टर का नाम था ईश्वर के अनुराग। इसके पहले हमने जब शुरुआत की थी तो पहले चैप्टर में हमने देखा था कि पहले तो हमने स्रोतों की बात की थी, क्या उनमें परिवर्तन आया है, क्या निरंतरताएं हैं, और जो प्रमुख बिंदु हैं जो मध्यकालीन इतिहास में बार बार हमें देखने मिलते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने 3 तरीके के राजनीतिक इतिहास देखे, या 3 चरण में देखे कहें तो। ये पूर्व मध्यकाल में हमने त्रिकोणीय संघर्ष की बात की और दक्षिण में चोल साम्राज्य की बात की। फिर हमने अगले चैप्टर में दिल्ली सल्तनत के बारे में उसके कुछ बिंदुओं को जाना। ठीक है, कैसे उसका उदय हुआ, क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे उसका पतन हुआ। यही चीज़ हमने मुगल काल में देखी और थोड़ा बहुत हमने कुछ कुछ बिंदुओं पे मुगल काल को और दिल्ली सल्तनत को कंपेयर भी किया था। फिर हमने देखा कि भाई शासक जो हैं वो इमारतों के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। इस चैप्टर का मकसद मैं याद दिलाना चाहूँगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना नहीं था। ये जो इसका मकसद था, एक तरीके से ये भी एक राजनीतिक इतिहास के बारे में ही है। फिर हमने कुछ अलग अलग सामाजिक समूहों के बारे में जानकारी हासिल की। व्यापारी, शिल्पी जन जो नगर में रहते हैं, जनजाति लोग, खाना बदोश और एक जगह बस के रहने वाले कृषक समुदाय जो हैं, और उनका आपस में क्या रिलेशन है, राइट। उनके धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्या लक्षण होते हैं, कैसे जनजातीय समाज धीरे धीरे जब कृषक समाज में बदलता है तो उनमें और क्या परिवर्तन आते हैं। फिर हमने यहाँ पे भक्ति आंदोलन की बात की कि कैसे उत्तर भारत में एक भक्ति पहले से मौजूद थी, लेकिन वो एक जन आंदोलन नहीं था। दक्षिण में अलवर और नायनार संतों के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और वो धीरे धीरे कर्नाटका, महाराष्ट्र के थ्रू उत्तर भारत में आया, जहां पहले से मौजूद सिद्ध नाथपंथी योगी और सूफी मत के प्रभाव में एक नए जन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें निर्गुण और सगुण संत 2 मेन धड़े थे। ठीक है, सगुण संतों में भी काफ़ी मतलब कुछ समानताएं भी थी और कुछ अंतर भी थे। हमने कुछ प्रमुख सगुण संतों के बारे में देखा, कुछ प्रमुख निर्गुण संतों के बारे में देखा, जैसे कि कबीर और नानक हो गए। तो इस चैप्टर में हम जो है क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण की बात करेंगे। आपको अगर याद हो तो जब हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट देखा था, हम बात की थी कुछ प्रमुख बिंदु जो बार बार हमको देखने मिलेंगे मध्यकाल के इतिहास में। तो वहां बात की थी क्षेत्र और साम्राज्य की, है ना। और वहां बताया था कि क्या है कि इस पूर्व मध्यकाल आते आते क्षेत्रीय स्तर पर जो पहचान है, जो क्षेत्रीय आइडेंटिटी है, क्षेत्रीय कल्चर्स हैं, संस्कृतियां हैं, वो एक अपना रूप लेने लगी थी। इसका एक सीधा प्रभाव क्या होता है कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो क्षेत्रीय शासक वर्ग है, वो इंपीरियलिज्म से, साम्राज्य से दूर रहना चाहता है। मौका मिलने पर वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है बार बार। ठीक है, कोशिश रहती है कि और दूसरी तरफ साम्राज्य की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर कब्जा किया जाए। तो इन दोनों के, साम्राज्यवाद के बीच में, ठीक है, और क्षेत्रवाद के बीच में प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। लेकिन कुछ लेन देन भी होता है कला का, संस्कृति का, और इस प्रक्रिया के अंत में क्षेत्रीय संस्कृतियों के स्वरूप में भी थोड़ा बहुत बदलाव आता है। उसी चीज़ को हम यहाँ देखेंगे। हालांकि अब चूंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम सभी राज्यों की संस्कृतियों को तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, दूसरा अगर हम किसी एक राज्य को भी पढ़ते हैं तो उसकी संस्कृति के सभी पहलुओं को नहीं देख सकते। तो ये चैप्टर क्या करता है, कुछ उदाहरणों को लेता है, ठीक है, और उन उदाहरणों के जरिए समझाने की कोशिश करता है कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियां होती हैं इनका विकास कैसे होता है, कि कई बार वो एक पुरानी क्षेत्रीय संस्कृति में बदलाव से पैदा होती हैं, कई बार दूसरे क्षेत्र से आई हुई संस्कृति के अवयवों से, उनके सम्मिश्रण से कुछ नया निकल के आता है।
कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही संस्कृति के तत्व जो अलग अलग प्रदेशों में उसका जो है स्वरूप थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। तो उन्हीं बिंदुओं को हम कुछ उदाहरणों के जरिए देखेंगे। ठीक है, पहले शुरू में एक हल्का सा परिचय है और बाद में उदाहरणों की सूची है। एक क्षेत्रीय स्तर पर भाषा के विकास की बात है, मलयालम भाषा की बात करेंगे। फिर हम एक क्षेत्रीय स्तर पर धार्मिक परंपरा की बात करेंगे। फिर शूरवीरता की परंपरा, मूल्यों पर आधारित एक संस्कृति, एक नैतिक मूल्यों पर आधारित संस्कृति की बात करेंगे। ठीक है, कैसे इसका विकास हुआ। फिर एक ऐसा उदाहरण देखेंगे जो क्षेत्रीय सीमांतों से परे है, लेकिन अलग अलग जगहों पे उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी आती है। फिर चित्रकला की बात करेंगे, कैसे क्षेत्रीय स्तर पर चित्रकला के अलग अलग परंपराएं, शैलियां उभर कर आई। और फिर हम एक नजर देंगे बंगाल प्रांत पर। यहाँ हम बंगाल में जो बंगाली भाषा है उसका उद्भव देखेंगे। हम यहाँ पे पीर और मंदिरों के निर्माण की बात करेंगे। और अंत में एक भोजन की बात करेंगे कि कैसे क्षेत्रीय स्तर पर मछली इतना प्रसिद्ध है बंगाल में कि वहाँ पे ब्राह्मणों को भी जो है धर्म विशेषज्ञों ने अनुमति दे दी कि आप यहाँ पे जो है मछली खा सकते हैं, जो कि नॉर्मली कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास की बात करेंगे उदाहरणों के जरिए। यहाँ एक मैप में बताया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र कवर किए जाएंगे। यहाँ मलयालम के विकास की बात यहाँ होगी। ठीक है, उसके बाद हम एक क्षेत्रीय स्तर पर धार्मिक संस्कृति के विकास की बात करेंगे। फिर हम राजपूत समाज की जो शूरवीरता पे आधारित संस्कृति है उसकी बात होगी। फिर कथक नृत्य की बात होगी, जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में हम थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे दोनों में क्या अंतर है कथक का दोनों जगहों पर। और फिर जो हम चित्रकला की बात करेंगे। ठीक है, चित्रकला में भी राजपूत पेंटिंग्स का और पहाड़ी पेंटिंग का जिक्र आएगा। और अंत में बंगाल क्षेत्र पर जो है हम एक नजदीक से नजर डालेंगे। एक परिचय के तौर पे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हम प्रत्येक क्षेत्र को विशिष्ट प्रकार की भाषा, भोजन, कपड़े, कविता और नृत्य, संगीत, पेंटिंग से जोड़ते हैं। हम अनजाने में ये मानते हैं कि ये सांस्कृतिक तत्व आदि काल से इस रूप में मौजूद हैं। क्योंकि देखिए, हमारी आपकी जो लाइफ साइकिल है 50 साल, 60 साल, 70 साल। ठीक है, एक आधुनिक भारत की भी आप उम्र देखें तो वो अभी 75 साल लगभग है। लेकिन जो संस्कृतियां हैं इनका विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक, कभी भी ये एक जगह स्टेबल नहीं रहती हैं। आप अगर लेक्चर देख रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि मैं जो कहने को ये एक हिंदी में लेक्चर दिया जा रहा है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि इंग्लिश के शब्द बार बार आते हैं। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे एक जाने अनजाने मैं इस लेक्चर के जरिए भाषा के विकास में, अब कोई इसे भाषा की दुर्गति भी कह सकता है, भाषा के विकास में अपने एक छोटे स्तर पे योगदान दे रहा हूं। तो ऐसी कई एक तकनीकी बदलाव होता है समाज में और कई बदलाव होते हैं जिसके कारण संस्कृति के अलग अलग पहलुओं में बदलाव आता है। हमारी वेशभूषा है, पश्चिम के प्रभाव में थोड़ी बदल रही है, तो पश्चिम वाले भी हमारी वेशभूषा से कुछ अपना रहे हैं। हमारा खाना पीना है, हमारी सोच है, संस्कृति के ये सारे पहलू कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, इनमें लगातार परिवर्तन आ रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो फ्रेम जो ऑफ रेफरेंस है कि हम एक छोटे का कालक्रम में देखते हैं, ठीक है, एक नैरो फ्रेम से देखते हैं, तो हमें लगता है कि संस्कृति ठहरी हुई है और हमेशा से ऐसी रही होगी। और इसीलिए आप देखेंगे कई बार लोग संस्कृति के अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए काफ़ी इमोशनल होते हैं, अपनी भाषा को लेके, खाने को लेके, अपने पहनावे को लेके, जैसे कि मतलब वो ही दुनिया का सबसे परम सत्य है। और उसके नाम पे खासा हिंसा भी होती है। राष्ट्रवाद के नाम पे हिंसा हुई है, धर्म के नाम पे हिंसा हुई है, और क्षेत्रवाद के नाम पे भी अगर हिंसा नहीं होती है तो घृणा तो कई बार दिखी ही जाती है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि संस्कृति जो है ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये नदी की तरह है, बह रही है लगातार, ये ठहरी हुई नहीं है। हालांकि जिसे हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वह समय के साथ विकसित हुई हैं और वास्तव में अभी भी बदल रही हैं। इनके अलावा आज की क्षेत्रीय संस्कृतियां अक्सर उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों से आए विचारों के साथ स्थानीय परंपराओं के आदान प्रदान की जटिल प्रक्रियाओं का उत्पाद है। और यही इस चैप्टर में बार बार यही समझने की कोशिश की जाएगी कि आज जो हमें
एक निरंतर क्षेत्रीय संस्कृति लग रही है, वो दरअसल एक आदान प्रदान की जटिल प्रक्रिया का उत्पाद है। ठीक है, कुछ परंपराएं कुछ विशेष क्षेत्रों के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कोई भाषा हो गई, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समान प्रतीत होती हैं। और फिर कुछ, जैसे कि आप देखिए क्रिकेट को लेके भारत में लोगों का लगाव है ना, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में समान ही है। और फिर कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। लेकिन संस्कृति के बारे में आगे बात करने के पहले मैं इस पॉइंट को जरा हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए, संस्कृति के मेन दो पहलू होते हैं, एक होती है भौतिक संस्कृति और एक होती है अभौतिक संस्कृति। इस चैप्टर में हम जो उदाहरण देखने जा रहे हैं वो लगभग सारे के सारे अभौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं। लेकिन पहले इन दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। देखिए, भौतिक संस्कृति, इसमें मूर्त चीजें जैसे कि उपकरण, औजार, भवन, किताबें, रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं इत्यादि हैं। मतलब हर वो चीज जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी ये शर्ट हो गया, घड़ी हो गया, ये मार्कर, कुछ भी, एनीथिंग जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। स्वाभाविक है, अगर हम किसी ऐतिहासिक संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं तो हम अगर पुरातात्विक खुदाई करते हैं तो हमें उसकी भौतिक संस्कृति के अवशेष मिलते हैं और उसके आधार पर हम जो उस संस्कृति को रीड करने की कोशिश करते हैं। हर वो चीज जो मानव निर्मित है, इसलिए इसे आप प्राकृतिक बनाम सांस्कृतिक कह सकते हैं। ऐसी हर वो चीज जो प्राकृतिक नहीं है वो सांस्कृतिक है। चाहे पेड़ पे किसी ने अपना नाम खोद दिया हो, वो भी एक सांस्कृतिक चीज है। एक अभद्र व्यवहार जरूर है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य द्वारा किया गया है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो सांस्कृतिक है। कोई कनाल है, कोई रोड है, कोई एयरपोर्ट है, कुछ भी जो हमने प्रकृति में छेड़छाड़ करके उसमें कुछ बदलाव लाके किया है। अब मान लीजिए कहीं जंगल था, जंगल में विविध प्रकार के पेड़ थे, हमने उनको काट के वहां पे क्या है, एक ही प्रकार के पेड़ लगा दिए, तो ये भी संस्कृति का प्रभाव है। ठीक है, हम वहां पे खेती करने लगे, तो ऐसा कोई परिवर्तन जो मानव द्वारा लाया गया हो वो एक सांस्कृतिक प्रभाव होता है। ठीक है, और फिर क्षेत्रीय संस्कृतियों की पहचान करनी हो भौतिक संस्कृति के आधार पे, तो अगर अभिलेख में कुछ लिखा हुआ है वो किस प्रकार से लिखा हुआ है, या कोई मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर हैं वो भौतिक संस्कृति के प्रतीक होंगे। हम ऑलरेडी बात करते हैं कि नगाड़ा शैली हो गई, द्रविड़ शैली हो गई, या विसर शैली हो गई मंदिर निर्माण की। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है, क्षेत्रीय संस्कृतियों को भी समझ सकते हैं। अभौतिक में अमूर्त चीजें जैसे कि रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास, मूल्य, भाषा, कानून, धर्म, प्रदर्शन कला आदि आते हैं। ठीक है, प्रदर्शन कला में नृत्य हो गया, आपके मूल्यों में शूरवीरता जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, खान पीन की जो आपके पसंद नापसंद है। ठीक है, तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसे समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि अब मान लीजिए आपको, अभी हमने हड़प्पा के बारे में, आपको याद हो हमने जब बात की थी, तो हमें साक्ष्य तो मिले हैं कि हड़प्पा वाले लिखना जानते थे, लिपि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो ठीक है, हमें उनकी वो कौन सी भाषा बोलते थे ये उसके कारण समझ में नहीं आया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय संस्कृतियां, तो भाई क्षेत्रीय संस्कृतियों में क्या उदाहरण है वो ये हम इस चैप्टर में ही देखने जा रहे हैं। और भौतिक संस्कृति के क्या, तो चेर राज्य और मलयालम भाषा का विकास। देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर ये भाषा के विकास का एक उदाहरण है। ठीक है, आप मूवेंदर, एक आपको याद हो हमने जब प्राचीन भारत खास करके मौर्योत्तर काल की बात कर रहे थे तो हमने मूवेंदर की बात की थी। मूवेंदर अर्थात तीन मुखिया, चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, आपको याद हो इनके आंतरिक भाग प्रदेश में और तटीय क्षेत्रों पर एक एक राजनीतिक केंद्र होते थे। इनके बारे में हम जानते हैं संगम साहित्य से। संगम साहित्यकारों ने जो कविताएं लिखी थी वो इन मूवेंदरों, जो उनके संरक्षक थे, उन्हें दान दक्षिणा देते थे, उन्हें भेंट दिया करते थे, तो उनके बारे में उन्होंने कविताएं लिखी थी, उनकी वीरता के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो ऐसे हमें मूवेंदरों के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ कुछ हमें अभिलेख भी मिलते हैं उनके।
तो ये जो 3 मूवेंदर थे, चोल, चेर, पांड्य, इसी नाम से मध्यकाल में भी राज्य हुए। चोल साम्राज्य था, पांड्य राजाओं की थे और चेर राज्य था। लेकिन मध्यकाल के चोलों का, चेरों का और पांड्यों का मौर्योत्तर काल के मूवेंदरों से क्या संबंध है, ये क्लियर नहीं है। ये हो सकता है कि इस क्षेत्र में इन 3 मुखियाओं का नाम था, तो जब भी कोई पूर्व मध्यकाल में कोई नया राज्य उभर कर आया तो उसने अपना नाम जोड़ने की कोशिश की उनके साथ। जैसे कि आपको याद हो कि हम गुर्जर प्रतिहारों की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं, और लक्ष्मण चूंकि राम के प्रतिहार थे तो इसलिए हमारे नाम में ये है। कुछ अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं, कुछ चंद्रवंशी बताते हैं, कुछ ब्रह्मक्षत्र की अवधारणा धारण करते हैं। तो या तो हो सकता है कि अपना नाम बनाने के लिए अपने आप को उन्होंने प्राचीन समय के राजा मुखियाओं से जोड़ा, या वाकई में ये उनके वंशज हों, उसी ब्लड लाइन के हों, उसी खून के हों। तो जब वापस वो सत्ताधारी हुए, ताकतवर हुए, तो फिर से उनका नाम चल पड़ा। ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। महोदयपुरम, जो केरल में कोडुंगल्लूर आज का जो है वहां है, ये का चेर साम्राज्य 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। चेर शासकों ने अपने शिलालेखों में स्थानीय मलयालम भाषा और लिपि का इस काल में प्रयोग शुरू किया। शिलालेख क्यों दिए जाते होंगे? अनुदान के लिए। यज्ञ किया तो वो बताने के लिए कि हमने कोई यज्ञ किया है, कोई भूमि अनुदान किया, चाहे ब्राह्मणों को हो गया, मंदिरों को हो गया, जैनों को हो गया, किसी भी कारण से, या कोई उपलब्धि हासिल की, कोई मुख्य युद्ध जीता, तो उसे मतलब ये याद रहे, लोग जाने उस बारे में, इसलिए किया गया होगा। यह आधिकारिक रिकॉर्ड में एक क्षेत्रीय भाषा के उपयोग के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। देखिए, कुछ अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जैसे कि अगर हम अशोक की बात करते हैं, तो अशोक के समय में जो है प्राकृत भाषा में उनके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिपि में उनके अभिलेख लिखे गए थे। लेकिन मौर्योत्तर काल आते आते संस्कृत का प्रचार हो गया, और रुद्रदमन जो एक इंडो ग्रीक शासक थे, ये गुजरात के आसपास के क्षेत्र पे उनका शासन था, उन्होंने गिरनार में उनका एक शिलालेख है जो पहला प्राचीनतम प्योर शुद्ध संस्कृत में लिखा गया शिलालेख है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। ये इस समय से जो है संस्कृत का अभिलेखों में उपयोग होने लगा पूरे देश में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे राजा जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे वही इसका प्रयोग करते थे। बुद्धिज्म में भी इसका, बुद्ध धर्म में भी संस्कृत का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है, महायान बुद्धिज्म जो है संस्कृत में अपने ग्रंथ लिखता है। जैन धर्म में भी इसका प्रयोग शुरू हुआ। तो मौर्योत्तर काल में संस्कृत जो है वो पूरे देश में एक कॉमन भाषा हो गई, जिसमें जैसे कि मध्यकाल में फारसी थी, पर्शियन थी, वैसे ही आप कह सकते हैं कि इस काल में संस्कृत जो है पूरे देश में एक राजकीय भाषा के रूप में उभर कर आई। यही गुप्त काल में भी चला। गुप्त राजाओं के जो अभिलेख हैं वो संस्कृत में हैं। लेकिन पूर्व मध्यकाल आते आते स्थिति बदलने लगी। जैसे कि हमने यहाँ कहा कि 9वीं शताब्दी में ये जो राज्य स्थापित किया गया था, ये क्या है कि मलयालम भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो पूर्व मध्यकाल आते आते स्थिति जो है बदलने लगी थी, यानी कि राजा जो हैं, एक तो स्थानीय बहुत सारे राज्य हो गए हैं, ठीक है, और वो किसी प्रदेश तक सीमित हैं, किसी क्षेत्र तक सीमित हैं। तो अगर उस क्षेत्र की एक अपनी सांस्कृतिक पहचान है, एक अपनी भाषा है, तो स्वाभाविक है कि उनके अभिलेख भी उसी भाषा में होंगे। इसको आप आज के जो राज्य सरकारें होती हैं उनसे तुलना कर सकते हैं कि अगर कोई खास करके आप में से कोई अगर गैर हिंदी राज्यों में गया हो, तो वहाँ बहुत कॉमन है स्थानीय भाषा में स्थानीय प्रशासन चलाना। वहाँ पे कोई आपको गजट में कुछ पब्लिश होता है या कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, वो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो स्थानीय भाषा में होता है, और आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुझे इंग्लिश में कॉपी दी जाए। फिर आपको हिंदी में कॉपी मिलना तो और मुश्किल रहता है वहाँ पे। तो ये कुछ बात वही है, चूंकि स्थानीय क्षेत्रीय पहचान उभर कर आ रही थी, क्षेत्रीय भाषाएं डेवलप हो रही थी, तो जो है अभिलेखों में भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। हाँ, कुछ एक कॉम्प्रोमाइज ये था, जैसे कि कुछ चोल शिलालेख हैं जिनमें शुरू की कुछ पंक्तियां संस्कृत में हैं और बाद का लेख जो है तमिल में है। तो ऐसे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज था पूर्व मध्यकाल में भी, लेकिन जो दिशा है वो अनमिस्टेकेबली जो है स्थानीय भाषा के प्रयोग के बढ़ने की तरफ है। ठीक है, साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया।
ठीक है, क्योंकि मतलब उन्होंने अभी संस्कृत छोड़ी नहीं थी, संस्कृत से भी काफी कुछ सीख रहे थे। दरअसल केरल का मंदिर रंगमंच, जिसका एक उदाहरण कुटियाट्टम है, इसे कुटी और कुडी दोनों कहा जाता है, कुटियाट्टम है, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। मतलब मंदिरों में जो रंगमंच के परफॉर्मेंस होते होंगे, वहां महाकाव्य जैसे कि रामायण हो गए, महाभारत हो गए, इनके अलग अलग प्रसंगों को वहां पे परफॉर्म किया जाता होगा। ठीक है, और कई बार संस्कृत में भी डायलॉग होंगे। आज भी कुछ ऐसे मंदिर रंगमंच हैं जो जिसमें संस्कृत में डायलॉग होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि संस्कृत से भी जो सीखा जा रहा है, एक तो स्थानीय भाषा उभर कर आ रही है, लेकिन उसमें जो है धीरे धीरे संस्कृत का भी छौंका बराबर लग रहा है, ये कहने का मतलब है। मलयालम भाषा की पहली संस्कृत साहित्यिक कृति जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। देखिए, जब अगर व्याकरण पे कोई किताब लिखी जा रही है, इसका स्वाभाविक मतलब है कि भाषा की अब एक संरचना बन चुकी है, अब एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है भाषा का। व्याकरण तो तभी आएगा ना। अब आप किसी स्थानीय बोली का व्याकरण नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है, आप राज्य के अलग अलग कोने में जाएंगे तो आपको बोली में या बोलचाल में थोड़ा बहुत अंतर पता चलेगा, लेकिन क्या सबका अपना अपना व्याकरण है? नहीं, व्याकरण तो एक हिंदी का है। वैसे ही आप किसी और राज्य में जाते हैं, चाहे कोई बड़ा राज्य है, गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ मराठी के अलग अलग मतलब अगर कोई उन क्षेत्रों से है, वो बता पाएगा कि ये व्यक्ति गुजरात राज्य के दक्षिण से है, या ये सूरत की तरफ से है, या ये कच्छ की तरफ से है, या ये सौराष्ट्र की तरफ से है। तो क्या वो बोली में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन व्याकरण तो मात्र गुजराती का ही है। तो जब आप व्याकरण लिखने के स्टेज तक आ जाते हैं, इसका साफ मतलब है कि अब भाषा ने एक संरचना इख्तियार कर ली है, कि अब एक सिस्टमेटिक लेवल पर आ चुकी है भाषा। तो जो पहला ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण विषयक है, ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। अब मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, यानी कि हीरा और मोती, राइट। ये क्या अब दोनों हीरा और मोती हैं क्या? ये दो भाषाओं यानी कि संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मीन्स ये जो किताब जिस शैली में लिखी गई है, उस शैली का नाम ही है हीरा और मोती। मतलब, और वो हीरा मोती क्या है? संस्कृत और स्थानीय भाषा। मतलब ये साफ दर्शाती है कि इस वक्त जो भाषा का स्तर है वो स्थानीय भाषा, या जो एटलीस्ट जो व्याकरण या जिनके बारे में लिखा जा रहा है, जो राजकीय भाषा है, जो आपके प्रशासन में इस्तेमाल हो रही है, जो कुलीन वर्ग या जो ब्राह्मण वर्ग है या कोई शिक्षित वर्ग है, वो इस वक्त जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है वो संस्कृत और स्थानीय भाषा के सम्मिश्रण से बनी है। ठीक है, ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दिया है मैंने यहाँ पे कि मणि प्रवालम जो है ग्रंथा लिपि में लिखी जाने वाली एक संकर भाषा है। कहते हैं कि ये जो स्टेज है, इसी स्टेज से आगे चलकर मलयालम भाषा और मलयालम लिपि दोनों का विकास हुआ है। ठीक है, दरअसल अगर हम दक्षिण के प्राचीनतम शिलालेखों या लेखों की बात करें, चाहे वो आपको किसी भी सरफेस पे मिला हो, पत्थर पे मिला हो, मिट्टी के बर्तनों पे मिला हो, या सील पे मिला हो, जो प्राचीनतम लेख हैं जिस भाषा में हैं उसे तमिल ब्राह्मी या तमिली या दमिली, तीनों में से कोई एक शब्द कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की प्राचीनतम लिपि है। ठीक है, प्राचीनतम लिपि है। इसमें से 3 और लिपियां निकल कर आई, तमिल, वतेलुटु और ग्रंथा। इसमें तमिल और वतेलुटु का जो लिपियां हैं, अगेन ये लिपियां हैं, भाषा नहीं। ठीक है, इनका प्रयोग जो है तमिल भाषा को लिखने में किया जाता है, लेकिन ग्रंथा का प्रयोग संस्कृत लिखने में किया जाता है। जो उत्तर भारत में आप जो संस्कृत लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। आज के समय की बात कर रहा हूं, प्राचीन समय की नहीं। ठीक है, वैसे ही उस समय जो है दक्षिण में संस्कृत लिखी जाती थी वो ग्रंथा लिपि में लिखी जाती थी।
मणिप्रवालम भी ग्रंथालिपि में ही लिखी जा रही है, मतलब साफ दिखाता है कि जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषा है वो और संस्कृत के संकलन से जो है नया एक अगला स्टेज निकल कर आएगा। ठीक है, उस और वही जो है मणिप्रवालम से ही आगे चलकर मलयालम भाषा और मलयालम लिपि दोनों का विकास हुआ है। तो ये एक उदाहरण हो गया, क्षेत्रीय स्तर पर एक सांस्कृतिक अवयव जो आपकी भाषा है उसका विकास हुआ है, लेकिन उसमें उसके उस क्षेत्र में मलयालम के पहले जो भाषा थी वो और बाद में संस्कृत जो बाहर से आई वो, उन दोनों के मिश्रण से एक नया निकल कर आया, एक नई भाषा निकल कर आई है। ठीक है, फिर आता है शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ मीन्स जगत के नाथ, यानी कि विष्णु का एक नाम है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा यानी लकड़ी की प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। हमने पिछले चैप्टर में अवतारवाद की बात की थी, ठीक है, और अवतारवाद किस प्रक्रिया का हिस्सा है उसकी भी बात की थी। ये उसी का उदाहरण है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय लिया। देखिए 12वीं शताब्दी में आपको याद हो तो हम जब बात कर रहे थे कि दक्षिण में अलवर और नयनर संतों के नेतृत्व में एक जन आंदोलन के तौर पे जब भक्ति की शुरुआत हुई, उसके थोड़े समय बाद क्या हुआ कि इस राजाओं ने, जो पांड्य, चेल और चोल राजा थे, उन्होंने मंदिर बनवाने शुरू किए। उसका हमने कारण बताया था उस वक्त। ये कुछ कुछ वही बात है कि भाई एक स्थानीय राजा को लग रहा है कि एक स्थानीय देवता हैं जो स्थानीय जनजातीय समुदाय में काफी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है अपने राज्य के लिए जो अप्रूवल, जो जनता की स्वीकृति चाहिए, वो स्वीकृति पाने के लिए उन्होंने उन्हीं देवता की मंदिर बना दिया। साथ में उनको अवतारवाद के जरिए विष्णु से भी जोड़ा गया है, पुराणों के थ्रू, मंदिरों के थ्रू। तो ये वही प्रोसेस है कि एक स्थानीय संस्कृति का विकास हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें एक बाहर का भी एक इन्फ्लुएंस तो है। ठीक है, उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया कि अब मैं जो है जगन्नाथ के बदले राज कर रहा हूं। जैसे जो दिल्ली सुल्तान कहते थे कि देखिए हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं वो तो प्रॉफिट हैं, खलीफा हैं, सुल्तान मैं तो उनका डेप्यूटी हूं। लेकिन ऐसा तो था नहीं। अब कैलिफ जो हैं, खलीफा जो हैं, वो अरब में रह रहे हैं, इराक के आसपास रह रहे हैं, या तुर्की में रह रहे हैं, इजिप्ट में रह रहे हैं। वो उनका जो सीट ऑफ पावर है वो बदलता रहा है इस बीच में। तो वहां से तो आपको डायरेक्शन भेजेंगे नहीं वो। आप प्रैक्टिकली फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं। इनफैक्ट जो सुल्तान था उसने जो प्रशासन में जो उसका कंट्रोल था, जो केंद्रीकरण था प्रशासन का, वो पहले के राजाओं की तुलना में ज्यादा था। ठीक है, तो कुछ कुछ वैसा ही है कि ये बस कहने की बात है कि अब उन्होंने अपना राज्य जो है जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और खुद को अपने आप को उनका प्रतिनियुक्त घोषित किया। ये बस ये है कि आपने ये अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि मैं कितना जैसे जैसे वो देवता उस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो आपने उस क्षेत्र के लोगों से स्वीकृति पाने के लिए कहा कि सिर्फ आप ही इनके भक्त नहीं हैं, मैं भी इनका भक्त हूं और मैं तो सिर्फ इनका प्रतिनिधि हूं। तो इनके प्रतिनिधि के तौर पे मैं यहाँ पे राज कर रहा हूं। जो जो इस मंदिर को तीर्थस्थल के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। ठीक है, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया और वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। ठीक है, ये वही है। अब जब आपने कह दिया कि मैं तो इनका प्रतिनिधि हूं, राजा का, जगन्नाथ का, ठीक है, और तो ये तो एक आपने प्रथा चला दी कि जिसको भी उस जगह पे उड़ीसा क्षेत्र पे कब्जा करना है वो मंदिर को अपने कंट्रोल में रखे। तो अच्छा, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, मडला पंजी।
दरअसल ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर के से जुड़ी हुई जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता था इस मंदिर में। 12वीं शताब्दी से ये मेंटेन्ड है। बीच में एक आध दिन मंदिर पे एक आध हमले हुए जिसमें कुछ जो रिकॉर्ड्स जल गए, लेकिन जहाँ तक काफ़ी निरंतर रिकॉर्ड रखा गया है मंदिर से जुड़े हुए जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो किसी ने कोई मंदिर आया, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, या मंदिर को अनुदान दिया गया, या मंदिर से जुड़ी हुई कोई घटना हुई, तो उसका एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखा गया है जो मंदिर के कर्मचारी वगैरह हैं उनके जरिए, और इसका कुछ इतिहासकार स्थानीय इतिहास को समझने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और काफ़ी इससे मतलब इसको काफ़ी वस्तुनिष्ठ माना गया है कि काफ़ी ऑब्जेक्टिव है ये। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को भी थोड़ा रेड करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा क्षेत्र पे अपना नियंत्रण स्थापित किया तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर पे भी किया। धीरे धीरे अब पहले के राजा थे वो मंदिर के पुजारी की नियुक्ति करते थे, मंदिर के प्रशासकों की नियुक्ति करते थे, मंदिर पे तीर्थ यात्रा कर लगाते थे और उस कर का प्रयोग करते थे राज्य के अलग अलग कामों के लिए। ये सभी चीज़ कंपनी ने भी शुरू की। अच्छा, कंपनी एक मॉडर्न गवर्नमेंट थी तो कंपनी ने इसके लिए नियम कानून बनाए, ठीक है। लेकिन इस बात से जो ईसाई मिशनरी थे या जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी या वहाँ का जो चिंतक समुदाय था वो इस बात से खुश नहीं था। उसे लगा कि ये जो आप जो उन्होंने कंपनी से कहा कि आप ये जो कर लगा रहे हैं और इस कर का आप अपने व्यवसाय में या प्रशासन में प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो हिंदू धर्म की जो सुपरस्टिशन है, ठीक है, जो मान्यताएं हैं उसको तो बढ़ावा ही दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आपको तो उसे दबाना चाहिए, उल्टा आप उस पर कर लगा रहे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो कंपनी ने कहा कि देखो हम दबा तो नहीं सकते क्योंकि इससे मतलब काफ़ी लोगों में क्रोश हो जाएगा, काफ़ी लोग गुस्सा होंगे हमसे, बगावत भी हो सकती है। लेकिन हाँ, हम उनके मंदिर के जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन से दूर हो सकते हैं कि वो जो है उसको हम मतलब जो मंदिर का प्रशासन है जो या उसकी देखरेख है उस कामों से हम हमारे राज्य को, हमारे प्रशासन को अलग कर लेंगे। और एक दरअसल ये उदाहरण मुझे एक किताब है राइज एंड फॉल ऑफ कॉलोनियल सेक्युलरिज्म इन इंडिया, अभिनव चंद्रचूड़ की लिखी हुई, उस किताब में उन्होंने इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे चूंकि ईसाई मिशनरी और ब्रिटेन के चिंतक वर्ग के ऑब्जेक्शन के कारण कंपनी ने जो है सिर्फ पहले तो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है उससे और बाद में बाकी मंदिरों के प्रशासन से भी या देखरेख से अपने आप को दूर कर लिया। तो ऐसे जो है भारत में आधुनिक सेक्युलरिज्म की शुरुआत होती है। फिर एक और उदाहरण है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। देखिए, जो नैतिक मूल्य होते हैं वो भी संस्कृति के भाग हैं, ठीक है। और ये बड़ा मुश्किल है नैतिक मूल्यों के आधार पर एक संस्कृति की पहचान बनाना। कोई ये कहे कि किसी क्षेत्र की पहचान है, कोई खान पान बड़ी आसानी से समझ में आता है, कोई भाषा समझ में आता है, कोई पहनावा या कोई पर्टिकुलर प्रकार के गीत। लेकिन कोई ये कहे कि किसी क्षेत्र की या किसी समाज की सांस्कृतिक पहचान है शूरवीरता, बहादुरी, तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक है कि नैतिक मूल्यों के आधार पर एक सांस्कृतिक पहचान उभर कर आना। तो हम उसका यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं कि क्या ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हुई, किस क्रम में हुई जिनके कारण ये उभर कर आई हैं। जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती, कुछ एक बीच में क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जरूरी नहीं है कि सारे राजपूत राजपूताना में ही रहते थे, राजपूताना के बाहर भी ऐसे समाज थे जो अपने आप को राजपूत कहते थे, और राजस्थान में भी ऐसे समाज हैं जो गैर राजपूत हैं। लेकिन अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की, नैतिक मूल्यों की जो एक संस्कृति है वो। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। आपको याद होगा कि हर्षवर्धन का जो एम्पायर था, पुष्यभूति साम्राज्य, वो एक बहुत ही अल्पकालीन था, गुप्त साम्राज्य के तुरंत बाद हुआ और तुरंत नष्ट भी हो गया। उसके बाद उत्तर भारत और मध्य भारत में ऐसे कई राजपूत राजाओं का उद्भव हुआ।
पहले वो क्या था, जब त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था तो वो गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे, लेकिन जब गुर्जर प्रतिहारों का पतन हुआ तो वो स्वतंत्र हो गए। जब हमने उनमें से कुछ 5-6 प्रमुख की बात की थी, जैसे कि तोमर हो गए, चौहान हो गए, ठीक है, चालुक्य हो गए, परमार हो गए, बाद में सोलंकी भी थे, गढ़वाल हो गए। तो ऐसे ये तो थे प्रमुख 5-6 राजपूत वंश। लेकिन चूंकि सामंतवाद का उदय हो चुका था तो सबसे ऊपर से लेके कृषक समूह, एक ग्रामीण स्तर तक एक श्रृंखला थी शासकों की। तो क्या है कि इस राजस्थान क्षेत्र के भिन्न भिन्न भागों पे ऐसे राजपूत समुदायों का शासन था। पृथ्वीराज एक ऐसे ही शासक थे, अजमेर से इनका उदय हुआ, इनके वंश का, चौहान वंश का। फिर उन्होंने तोमर वंश को हरा के दिल्ली क्षेत्र भी अपने अधिकार में लाया। इसी काल में जो आप देखेंगे मेवाड़ वगैरह में भी राज्य का धीरे धीरे राज्य निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, और भी कई क्षेत्रों में राज्य निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी स्थानीय स्तर पर। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। देखिए, एक शासक वर्ग जो राज्य निर्माण हो रहा है, एक शासक वर्ग उभर के आ रहा है, या तो स्थानीय स्तर पर हो या कहीं बाहर से आया हो, ठीक है, उसके लिए सबसे प्रमुख मूल्य होता है बहादुरी, नेतृत्व। तो यही जो मूल्य हैं यहाँ पे उनको बहुत वैल्यू किया जा रहा है। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण और भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य और गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे क्योंकि इनमें अक्सर नाटकीय तरीके से इतने प्रबल संवेगों का चित्रण किया जाता है। होता है ना कि अगर आप कोई सिनेमा देख रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं जो किसी भावना को बहुत ही तीव्र तरीके से प्रकट करते हैं, बहादुरी की भावना हो गई या प्रेम की भावना हो गई, तो वो क्या है, जन सामान्य में भी प्रचलित होगी। तो उस शासक वर्ग का जो नैतिक मूल्य है वो लोगों तक भी वो फैलेगा। तो क्या है कि शासक वर्ग का जो नैतिक मूल्य है वो एक जन सामान्य का नैतिक मूल्य बन जाता है, ठीक है। जो वीरता का नैतिक मूल्य है, जो ईमानदारी का नैतिक मूल्य है, ठीक है, वो जो है जन सामान्य में भी फैल जाएगा और वो एक स्थानीय संस्कृति को जन्म देता है। फिर इस किताब में एक सवाल पूछा गया है कि क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, ठीक है, कि मतलब किसी आपने तो खैर इतनी मूवीज देखी ही होंगी कि कोई राजा किसी अन्य राज्य पे हमला करता है तो कारण कई बार वो होता है कि वहाँ क्या है कि उनकी स्त्रियों को पकड़ने के लिए हमला कर रहा है, दूसरी तरफ जो है उनकी रक्षा के लिए राजा भी अपने टिल डेथ फाइट कर रहे हैं। सती प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख मिला है। सती हो गया या आप उसको जौहर कहें। देखिए, एक तरीके से इसमें यह बताया गया है कि इनडायरेक्टली, चूंकि छोटे बच्चों के लिए किताब ये लिखी गई है, ये बताया गया है कि इसमें जो है जो स्त्रियों की स्थिति है इन नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज व्यवस्था में, कि क्या आप व्यक्तिगत स्तर पे ये मानते हैं कि इस स्त्रियों की स्थिति उतनी ही अच्छी है जितनी पुरुषों की है? क्या उन्हें किसी तरीके से सेकेंडरी माना गया है? क्या आप जो दर्शाया गया है, क्या आप उससे खुश हैं? क्या आप चाहते हैं कि आधुनिक समाज भी वैसा हो? तो एक तरीके से छोटे बच्चों के सामने ये एक सवाल इनडायरेक्ट तरीके से रखा गया है, बिना उनकी मासूमियत को नुकसान पहुंचाए। एक इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है कि ये जो नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज व्यवस्था, एक स्थानीय संस्कृति है, उसमें स्त्रियों की क्या दशा है और क्या आप चाहते हैं कि वो आदर्श है, क्या वो आज भी ऐसा होना चाहिए? ये ऐसे सवाल किया गया है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इन आदर्शों के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। देखिए, अगर हमने पहले भी बात की थी कि जो राजपूत वर्ग है उसका उदय ये एक जटिल प्रक्रिया है और उसका एक नहीं कई कारक हैं। आपको याद हो, हमने पीछे के लेक्चर्स में उसकी बात की थी। राजपूत जो हैं वो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जातीय पृष्ठभूमि से आए थे। हमने बात की थी कि कुछ जो हैं पुराने क्षत्रिय वर्ण से होंगे, कुछ विदेशी मूल के तत्व थे जो हुनों के आक्रमण के समय आए हों या मौर्योत्तर काल में आए हों, ठीक है।
या कुछ थे जो स्थानीय जनजाति समाज कृषक समाज में बदले, तो उनके जो शासक वर्ग था, जो उनका जो मुखिया वर्ग था, वो राजपूत वर्ग में का भाग बन गया। हम जब मुगल साम्राज्य की बात कर रहे थे तो हमने एक गढ़ा कटंगा राज्य की बात की थी, आपको उदाहरण याद होगा। कुछ थे जो एक क्षेत्र में से दूसरे क्षेत्र पलायन किए, पूरा उनका जो है एक जो खानदान है, जो लीनिएज कहते हैं, वो एक साथ कहीं और गया, उसने वहां अपना शासन जमाया, और फिर चूंकि वो शासक वर्ग के भाग बन गए तो वो उन्होंने फिर एक मूल्य अपनाए और फिर वो राजपूत वर्ग में उनका समावेश हुआ। तो शुरू शुरू में क्या है, कुछ प्रमुख पहचान थी कि शासक वर्ग में जुड़ना, ठीक है, योद्धा के तौर पे अपने आप की पहचान करना और अमुक नैतिक मूल्यों में विश्वास रखना। इसलिए ये वंशावली पर भी जोर देते थे, भाई शासक वर्ग में है तो वंशावली तो चाहिए। शासकों के शासनकाल का रिकॉर्ड रखा जाता था, उनकी उपलब्धियां हो गई कि उन्होंने किसको क्या किसी अपने रिश्तेदार को अनुदान दिया, किसी मंदिर को अनुदान दिया, किसी अन्य राजा से क्या समझौता किया, अपने जनता के कल्याण के लिए क्या किया, और उसके जरिए भी एक नैतिक मूल्यों की बात की जाती होगी कि देखिए एक राजा को ऐसे जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो राजा हो या स्थानीय स्तर पे जमींदार हो, ठीक है। तो मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो वंशावली पे जोर देने की आदत है ये मुगलों में भी बहुत आम थी। हम आपको याद हो तो हमने एक पेंटिंग की बात की थी जिसमें तैमूर बीच में बैठे हुए हैं और अकबर तक 10 कुल मिला के 10 जो उनके डिसेंडेंट है उनको बनाया गया। तो ये वंशावली पे जोर देने की बात जो है, जो खून की पवित्रता की बात है कि नहीं उसी खानदान का व्यक्ति ही राजा बनेगा, तो खानदान पे जोर देना, वंशावली की बात करना, ठीक है, अपने कुलीन होना या अभिजात होने पर वो गर्व महसूस करना, ये सब जो है मुगलों में भी बहुत आम था। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी दर्शाता है कि दोनों समाजों ने एक दूसरे से सीखा। खास करके अपनी जीवनी लिखना, अपनी उपलब्धियों को लिखना, ये भी मुगलों में बहुत आम था, जो बाद में राजपूत शासकों ने मतलब अपनाया था। खास करके जब वतन जागीर का सिस्टम शुरू हुआ तो काफी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। इन सब ने धीरे धीरे एक मूल्य आधारित गतिशील वर्ग को, जिसमें भाई आप कहीं से भी हैं, किसी भी मूल से हैं, अगर आप शासक वर्ग में आ जाते हैं तो आप राजपूत कहलाएंगे, तो ये गतिशील वर्ग था और मूल्यों पर आधारित था। ये धीरे धीरे इन कारणों से एक सामाजिक आचार संहिता पर आधारित जाति समूह में बदल गया। जैसे हमने देखा था कि जनजाति समाज कृषक समाज बनता है, शिल्पकार नए नए शिल्प आते हैं, तो इन कारणों से नई नई जातियां बनती हैं, वैसे ही शासक वर्ग में भी एक जाति उभर कर आई, ठीक है। और वो एक आचार संहिता पर आधारित थी कि अब जो है आपका जो परिवार, आपको भी अभी भी कुछ मूल्यों में मानना है, लेकिन अब जो है आप शासक वर्ग के भाग हैं, और जरूरी नहीं है कि आप राजा ही हो। राजा का जो सामंत होगा, सामंत के नीचे सामंत होगा, जो सैनिक होगा, या स्थानीय स्तर पे जो जमींदार होगा, जो कम से कम अपने गांव पे तो उसका शासन है ही, जो भी शासक वर्ग में है, ठीक है। पहले वो है कि गतिशील वर्ग था, लेकिन अब जो है वो एक जाति है कि आप एक जाति के भाग हैं आपका, और जाति प्रथा के साथ जो मतलब और चीजें जुड़ के आती हैं वो भी उसका दिखने लगती हैं। ये पॉइंट आते आते बस ये है कि मूल्यों पर अभी भी आधारित है, कि जो बताते हैं कि आप अगर राजपूत हैं तो आपको इन मूल्यों का पालन करना है, आपको ये नहीं करना है कि पीठ नहीं दिखाना है लड़ते वक्त, या किसी से कैसे पेश आना है, अतिथि से कैसे पेश आना है, कैसे सच बोलना है, इस तरह की बातें। लेकिन अब जो है एक जो है गतिशील वर्ग है वो जाति में भी बदल जाता है। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब हम एक ऐसा उदाहरण देखेंगे, एक ऐसी संस्कृति का पहलू है जो अलग अलग क्षेत्रों में भी है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी समानता है और थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। वीरता की परंपराओं की तरह नृत्य भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप में पाए जा सकते हैं, जैसे कथक, जो अब उत्तर भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। कथक शब्द का अर्थ है कहानी कहने वाला। कथाकार मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथावाचकों की एक जाति थी, जो हाव भाव और संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। तो जैसे मंदिर के लिए पर्दे बनाने वाले, माला बनाने वाले, तेल का सप्लाई करने वाले, घी का सप्लाई करने वाले, मंदिर के पुजारी, जैसे अलग अलग व्यवसाय करने वाले जाति में बदल गए, वैसे ही मंदिरों में जो परफॉर्मेंस करने वाले थे, ठीक है,
जो कहानी सुनाने वाले थे या जो अपने नृत्य के जरिए एक कहानी सुनाते थे, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट कला है कि बिना कुछ बोले, ठीक है, अब मैं यहाँ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे कहा जाए कि सर आप डांस करके पढ़ा दीजिए लेकिन कुछ बोलिए मत, तो आप इमेजिन के लिए कितना चैलेंजिंग चीज़ है। तो अगर आपको कोई कहानी कहनी है, रामायण से कोई कहानी है, महाभारत से कोई कहानी है, या गीत गोविंद से कोई कहानी है, लेकिन आपको गाना नहीं है, ठीक है, आपको अपने चेहरे के हाव भाव, अपने हाथों की मुद्राएं, या अपने आपके जो पैर के फुट मूवमेंट है, फुटवर्क है, उसके थ्रू, अब पता नहीं उसको क्या वर्ड, फुटवर्क तो वर्ड नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, उनके थ्रू आपको कहानी कहनी है। तो ये, अब ये भी एक स्पेशलिटी चाहिए ना, आपको विशेषज्ञ होना पड़ेगा इसके लिए। तो जातियों का निर्माण ही ऐसे होता है कि जैसे अगर आप किसी एक व्यवसाय में विशेषज्ञ हो गए, ठीक है, तो समाज चाहेगा कि आपके जो डिसेंडेंट हैं, जो आपका जो अगला जनरेशन है, वो भी इसी जाति में रहे, ताकि ये कला को बरकरार रखा जाए। तो वही इसी तरीके से दिखा जाए तो जाति का निर्माण होता है। तो कथा कहने वाले जैसे जैसे विशेषज्ञ बनते गए, वैसे वैसे जाति बदलते जाते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली में के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। खासकर सगुण भक्ति के भीतर कृष्ण भक्ति परंपरा का इस पर प्रभाव रहा। वो उदाहरण के तौर पे गीत गोविंद, ठीक है, तो इससे मतलब गानों को लेके या किसी भी एक थीम को लेके कथक में उसका प्रयोग किया जाएगा। हमने भक्ति के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि जो भक्ति संत हैं, इनका नृत्य में, संगीत में या स्थानीय भाषाओं के विकास में काफ़ी बड़ा योगदान है। ये उनके कथक में योगदान को भी आप एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। हमने आसाम के शंकर देव की बात की थी, तो उनका सत्रिय नृत्य जो है, जिसको आप एक सेमी क्लासिकल कह सकते हैं, सत्रिया डांस जो है आसाम का, उसके विकास में उनका योगदान है। तो ये काफ़ी आम है। ब्रज क्षेत्र में रास लीला का उद्भव महत्वपूर्ण था। इसमें राधा कृष्ण की कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत की जाती थीं। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। तो देखिए, एक जो है वो लोक नाट्य था, ठीक है, रास लीला, वो धीरे धीरे कथाकारों के संपर्क में आते, ये भी एक सब्जेक्ट, एक नया विषय जुड़ गया, जिस पर जो है कथाकार जो है अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। तो क्या है कि एक नया थीम उसमें जुड़ गया है। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य के शैली के रूप में विकसित हुआ। देखिए, मुगल अभिजात वर्ग भी कथक के जो परफॉर्मेंस होते थे उनके दरबार में उनको सुनता था। हाँ, अब उसका थीम देखिए, थीम है, हो सकता है रामायण से हो, गीत गोविंद से हो, लेकिन उनको भाई इंटरटेन होना है, ठीक है, तो वो उल्टा उसको जो है इनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा कला का माध्यम है। जो हम आज एक बार बार शब्द सुनते हैं, गंगा जमुना तहजीब, ये उसी के कुछ उदाहरण हैं कि भाई एक जो कला है जो मुख्य तौर पर धार्मिक थीम पर आधारित है, धार्मिक तत्वों पर आधारित है, लेकिन फिर भी जो है शासक वर्ग वो इस बात को मतलब नेग्लेक्ट कर रहा है और उसको प्रोत्साहन दे रहा है, उसको संरक्षण दे रहा है। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला, जयपुर घराना और लखनऊ। देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ दो की बात की है, लेकिन अगर आप CCRT एक वेबसाइट है, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, उनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो वो बनारस घराने की भी बात करते हैं। फर्क वो बताते हैं कि जो जयपुर घराना है उसमें जो है फुट मूवमेंट जो होता है, जो पैरों का मूवमेंट है, उस पर ज़्यादा मतलब उसको और परिष्कृत किया जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस को वैल्यू करते हैं। लेकिन जो लखनऊ और बनारस घराना है उसमें जो मुद्राएं हैं चेहरे की या जो हाथ की मुद्राएं हैं उन पे ज़्यादा ध्यान होता है। अच्छा, घरानों का सिस्टम हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी है। आप अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो दो प्रकार के म्यूजिक हैं भारत में, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत में भी घरानों का कल्चर है, और उसका कारण वही है कि क्षेत्रीय राजाओं ने क्षेत्रीय स्तर पर अमुक परिवारों को संरक्षित किया, और उसी परिवार में हर अगली पीढ़ी उस संगीत में महारत हासिल करती गई। उन्होंने
उसमें कुछ नया एलिमेंट ऐड किया होगा, तो धीरे धीरे घरानों का विकास हुआ है। ये भी कुछ वैसा ही है कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। फिर 1850 से लेके 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। और यहाँ अनेक, यूं तो कई पहलू थे, लेकिन एक उदाहरण भरतनाट्यम भी है। भरतनाट्यम भी चूंकि मंदिरों में परफॉर्मेंस होता था उसका, ठीक है, देवदासियां उनका परफॉर्मेंस करती थी, और देवदासी जो प्रथा है उसको तो कुरीति माना गया है। तो अंग्रेज, देखिए जो अंग्रेज शासक थे, चाहे वो कितने भी स्मार्ट रहे हो प्रशासन के मामले में कि भाई कैसे फूट डालो राज करो की नीति अपनाना हुआ इत्यादि इत्यादि, लेकिन थे तो वो एक बाहर के समाज से, पश्चिमी समाज से। तो वो चीज़ों को, चाहे धार्मिक तत्व हुए, राजनीतिक तत्व हुए या कोई और सांस्कृतिक तत्व है, वो अपने समाज के दृष्टिकोण से देखते थे। तो वो अगर देखेंगे कि भाई राज दरबार में कोई नृत्य हो रहा है तो उसे वो क्या करेंगे, प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ दिया, क्योंकि वो अपने यहाँ से, अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ठीक है, कोई भी तो उनको, अब अगर मान लीजिए अभी हमने बात की थी जगन्नाथ पंथ की, ठीक है, ये प्रथा थी भारत में कि राजा जो है, जो तीर्थ यात्री कर लेगा और उसका राज्य के काम में या उसी तीर्थ के देख रेख में खर्च करेगा। लेकिन ये काम भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, लेकिन जो मिशनरी थे या ब्रिटेन का चिंतक वर्ग था उसने कहा नहीं नहीं, आपको तो इन कुरीतियों का दमन करना चाहिए, उल्टा आप इनसे फायदा उठा रहे हैं। तो अंग्रेज सरकार ने कहा देखो हम दमन तो नहीं कर सकते, इससे बगावत हो जाएगी, लोग नाराज हो जाएंगे, हम इससे दूर हो जाते हैं। तो क्या है कि ये उनका चीजों को देखने का नजरिया था। भरतनाट्यम को जो है देवदासी प्रथा से जोड़ दिया गया, और कई प्रोग्रेसिव भारतीय थे जो दिल से तो सही सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा एक मिस्टेक ये किया कि उन्होंने इसे कहीं ना कहीं मतलब इसे स्त्रियों की दशा से जोड़ के देखा। उन्हें लगा कि अगर स्त्रियों की दशा में सुधार लाना है तो इन प्रथाओं को बंद करना होगा। तो क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार को भी इससे प्रोत्साहन मिला और उन्होंने ऐसी कई चीज़ों, प्रथाओं पे, ऐसे कई कलाओं पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। फिर भी यह जीवित बचा रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 शास्त्रीय नृत्यों में इसका समावेश किया गया, जिसमें से अन्य है भरतनाट्यम, कथकली, कथाकली, ये जो है केरल में होता है। देखिए कथाकली और कथक दोनों सुनने में कितना समान लगता है, और आइडिया भी वही है कि आप अपने डांस के थ्रू, अपने नृत्य के थ्रू एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, एक कहानी सुनाना चाहते हैं। आप गा के नहीं सुना रहे, आप बोल के नहीं सुना रहे। ठीक है, आप सोचिए जैसे कि अगर आप कोई कहे कि लेक्चर सर आप ये स्लाइड से नहीं या बोल के नहीं या आप नाच के ये समझाइए, ये कुछ वही बात हो गई कि इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप डांस के थ्रू एक कहानी कहना चाहते हैं। आप आज के समय में अगर कोई प्रोग्राम देखते होंगे किसी चैनल के ऊपर, तो वो जो डांस हो रहा होता है, आप और पीछे कोई गाना चलेगा, ये शायद ही कहीं होता होगा कि सिर्फ डांस हो रहा है लेकिन गाना नहीं है। लेकिन आप कभी ध्यान दीजिएगा, अगर आप उस गाने को हटा के कोई भी और गाना वहां लगा देंगे, फीलिंग सेम ही आएगी, उसमें फीलिंग के लेवल पे कोई अंतर नहीं है। क्योंकि ये जो डांस है मोस्टली जो अगेन, मैं चूंकि इन चीज़ों का फैन नहीं हूं तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट अगर, क्योंकि वो जो नृत्य हैं उनका जो गाना चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कथक में एक एक जो उनका कोई भी शास्त्रीय नृत्य है उसमें हर स्टेप का, चाहे वो किसी भी बॉडी पार्ट से हो, हाथ से हो, चेहरे से हो, पैर से हो, लेकिन वो एक उसका मतलब है, वो एक कहानी सुना रहे हैं उसके थ्रू। ठीक है, कथकली उड़ीसा में है, कुचिपुड़ी आंध्र क्षेत्र में, और मणिपुरी जो है मणिपुर से। इसके अलावा और भी कुछ हैं जैसे कि मोहिनीअट्टम है, कर्नाटका से हैं, वो आपके सत्रीय डांस है, आसाम से है। ठीक है, यक्षगान है, ऐसे कई शैली हैं, लेकिन अभी जो है इन 6 को जो है शास्त्रीय माना गया है। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। देखिए एक पॉइंट याद रखिए,
कला दो स्तर पे होती है, एक आम जनता के स्तर पे और एक शासक वर्ग के स्तर पे। आम जनता जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समय निकाल के थोड़ी बहुत अपनी अभिव्यक्ति के लिए कला का प्रदर्शन करती है। कोई गाना गाना हुआ, जैसे कि हमने भक्ति संतों के बारे में बात की थी, तो कहा था कि मीरा के या कबीर के या किसी अन्य संत के जो फॉलोअर हैं, उन्होंने उनके गीतों को गाया और अपने अनुभव को जोड़ा। तो आज के समय में जो गीत हैं हमारे पास, वो मीरा के भी गीत हैं और उनके जो फॉलोअर हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उसे गाया, उसके भी गीत हैं। तो ये तो है जन सामान्य के स्तर पर। तो स्वाभाविक है उसमें समय के साथ बहुत परिवर्तन आएगा। अच्छा, उसकी गुणवत्ता में भी थोड़ा अंतर होगा। अगर आप एक मिथिला पेंटिंग की गुणवत्ता देख लें, या अगर आप कोई उसके तुलना में आप किसी शासक वर्ग के लिए बनाए गए पेंटिंग को की तुलना करें, स्वाभाविक है जमीन आसमान का अंतर होगा। तो जो शासक वर्ग के संरक्षण में जो कला होती है वो आम आदमी के लिए नहीं होती। आम आदमी के स्तर पर जो कला है, एक तो वो बचती नहीं है। अगर स्वाभाविक, अगर आपने मिट्टी के बर्तन पे बनाया है या अपने घरों की दीवारों पर बनाया है, या आप कुछ गा रहे हैं लेकिन उसे लिखा नहीं गया है, तो वो कैसे बचेगी? और जो बचेगी वो बहुत, उसमें लगातार अंतर आते रहेंगे। लेकिन अगर कोई चित्र बनाया गया है शासक वर्ग के लिए और वो उनकी लाइब्रेरी में पीढ़ी दर पीढ़ी रखी हुई है संभाल के, तो बची रहेगी। तो कला में भी ये दो स्तर होते हैं। आज का जो लोकतंत्र का समय है, तो हम शासक वर्ग के लिए जो कला बनाई गई थी उसे भी देख सकते हैं, म्यूजियम में जा सकते हैं। हम अफोर्ड भले शायद ना कर पाएं कि चलो हम भी किसी को हायर करके हमारे लिए कुछ वैसा चित्रकला करवा लें, लेकिन हम म्यूजियम में जाके उसे देख सकते हैं। पहले वो भी संभव नहीं था। दूसरा, अब जो है आम जनता के स्तर पे जो कला होती है उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़माना है, अमेजोन है, 10 तरह के मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, तो लोग ऑर्डर कर देते हैं कि मुझे मिथिला पेंटिंग या वर्ली पेंटिंग का एक शॉल बना के भेज दिया जाए, या ऐसा कुछ। और कहीं हाट लगते रहते हैं जनजातीय ट्राइबल आर्ट के लिए। ठीक है, तो पहले के समय में और अभी के समय में थोड़ा अंतर है इस मुद्दे पर। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जो आम तौर पर कपड़े या कागज पर जल रंगों से बनाए जाते हैं। शुरुआती लघु चित्र तालपत्रों या लकड़ी की तख्तियों पर बनाए गए थे। इनमें से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुरुआती मतलब हमारे पास जो सबसे पुराने अवेलेबल हैं वो पूर्व मध्यकाल तक हैं। देखिए, चित्रकला तो प्रागैतिहासिक काल से चल रही है। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें भी कुछ चित्र बनाए हुए हैं। तो चित्र बनाना मानव की अभिव्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो ऐसा मानव इतिहास में कोई काल समय नहीं रहा होगा जब लोग चित्रकला ना जानते हों। बस उन्होंने जो चित्रकलाएं की, चाहे उन्होंने लकड़ी के ऊपर की, कागज के ऊपर की, पत्थरों के ऊपर की, तो पत्थर के ऊपर की हुई हैं तो अभी भी बची हुई हैं, हजारों साल पुरानी है। ठीक है, अजंता जो है 2000 कम, ये कुछ केसेस में लगभग 2000 साल पुरानी आज भी बची हुई है। लेकिन अगर आप लकड़ी पर कर रहे हैं, या आप ताल पत्र पे कर रहे हैं, पत्तों पे कर रहे हैं, कागज पे कर रहे हैं, तो वो नहीं बचेगी। हमारे पास जो प्राचीनतम है लघु, खास करके लघु चित्रकला का जो उदाहरण प्राचीनतम है वो पूर्व मध्यकाल तक है। लेकिन उसका भी एक ट्रेडिशन तो होगा जो उससे पीछे जाता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, इनमें से कुछ सर्वाधिक सुंदर लघु चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। उसका उदाहरण ये रहा, देखिए चित्र बनाया हुआ है लेकिन कुछ लिखा हुआ भी है। चित्र है, लिखा हुआ है, साइड में बॉर्डर भी बना दिया है ऐसे। और सिर्फ पश्चिम भारत में जैन ही नहीं, पाल लघु चित्र, खास करके वज्रयान बौद्ध धर्म में भी लघु चित्र बनाए जा रहे थे। आज के समय में आप देखते होंगे जो तंत्र का जो यंत्र तंत्र का जो एक बुद्धिस्ट कहीं आपको सिंबल मिल जाता होगा, तो उसकी पेंटिंग भी होती थी, जिसका एक उदाहरण ये पाल स्कूल में पूर्वी भारत में बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पे लकड़ी के ऊपर जो है चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीच में छेद है, मतलब इनको क्या यहाँ से बांधा जाता था। ठीक है, यहाँ देखिए छेद आपको दिखाई देंगे शायद, यहाँ पे यहाँ कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है
ये चित्र बनाए गए हैं, यहाँ भी चित्र बनाए गए हैं। ये आपको दिखाई देगा बोधिसत्व हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कई बोधिसत्व बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सब आप म्यूजियम वगैरह जाएंगे, और आप अगर किसी शहर में रहते हैं जहाँ कोई हिस्टोरिकल म्यूजियम है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाएं, और वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई पूर्व मध्यकाल की बात। मध्यकाल में कुछ बहुत फेमस उदाहरण हैं, जैसे कि निम्मतनामा है, मिफ्ताउल फुजला है, कल्पसूत्र है। ये सभी मालवा सल्तनत, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद मालवा सल्तनत बना था, मालवा सल्तनत के सुल्तानों के संरक्षण में ये सब चीजें बनाई गई थी, ठीक है। मिफ्ताउल फुजला ये एक प्रकार की डिक्शनरी है, लेकिन इसमें चित्र बनाए गए हैं कि अगर मान लीजिए कोई इसमें चरखे को की बात है, चरखे का नाम लिखा हुआ है, तो उसमें चित्र बना के दिया हुआ है। निमतनामा है, इसमें कई प्रकार के, ये एक तरीके से कुक बुक कह सकते हैं इसको आपको, कि अलग अलग विधियां दी हुई हैं, अलग अलग उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होगा क्या क्या बनाने के लिए, ठीक है। कल्पसूत्र ये एक जैन ग्रंथ है, मालवा सल्तनत के एक अधिकारी थे, जैन अधिकारी थे, उन्होंने कल्पसूत्र का ऐसे ही चित्रित उन्होंने पांडुलिपि बनाई थी। ये सभी चित्रित पांडुलिपियां हैं, जैसे कि हमने देखा कि आप उसमें लिख भी रहे हैं, एक पन्ने पे लिख रहे हैं तो अगले पन्ने पे चित्र बना रहे हैं, कभी कभार सेम पन्ने पे आधे में आपने चित्र बनाया हुआ है तो आधे में आप लिख रहे हैं। ये जो है ये मुगल काल के पहले मालवा सल्तनत में 14वीं 15वीं शताब्दी में ये बनाए गए थे। स्वाभाविक है दिल्ली सल्तनत के समय में भी बन ही रहा होगा, लेकिन हमारे पास दिल्ली सल्तनत के अंदर की कोई ऐसे बहुत ही खास उदाहरण अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने मुख्य रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों का चित्रण करने के लिए कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया। आपको याद होगा कि जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हारे और ईरान की तरफ, या ईरान के पर्शिया के सफाविद शाहों के दरबार चले गए, तो वहां से जब वापस आए तो उन्होंने वहां से 2 कुशल पेंटर्स, चित्रकार को लेके आए, और उन्होंने ईरानी शैली को भारत में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ के चित्रकारों ने उनसे सीखा, ठीक है, वहाँ के, और फिर दोनों तरह के शैलियों के तत्वों का आदान प्रदान हुआ, तो एक कुछ और उसमें भी ऐड हुआ है संस्कृति के विकास में। बताते हैं कि मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, इसमें जहांगीर को का बहुत इंटरेस्ट था पेंटिंग में। सबसे इन तीनों में अगर बात की जाए तो जहांगीर को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग में। कहते हैं कि वो अगर एक बड़ी पेंटिंग है जिसमें अलग अलग चित्रकारों ने काम किया है, तो वो उस पेंटिंग के अलग अलग भाग को देखकर बता सकते थे कि ये भाग किस चित्रकार ने बनाया है, ये भाग किस चित्रकार ने बनाया है। आप देखेंगे जो 12th क्लास में मिडिवल इंडिया की बुक है, उसमें कई जगहों पे मतलब मुगल काल बन के जो चित्रकार हैं उनके बनाए हुए चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। ये आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित किए जाते थे, और इनमें राज दरबार, लड़ाई, शिकार, शाही जुलूस, समारोह और सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को चित्रित करते थे। ये याद रखिएगा, मुगल लघु चित्रकला में धार्मिक मुद्दों पर चित्र नहीं बनाए जाते, क्योंकि इस्लाम में जो है चित्रकला मतलब वो अलाउड नहीं है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। तो जो मुगल शासक थे उन्होंने चित्रकला को प्रोत्साहित तो किया, लेकिन धार्मिक मुद्दों पर चित्र नहीं बनाए गए, ठीक है। वो जो है पूर्व मध्यकाल में चित्र बनाए जाते थे, और बाद में जब राजपूत शैलियां डेवलप हुई या पहाड़ी शैली डेवलप हुई तो फिर से धार्मिक मुद्दों पर चित्र बनाए गए, लेकिन मुगल शासकों के संरक्षण में धार्मिक मुद्दों पर चित्र नहीं बनाए जाते थे। किन पे बनते थे? लड़ाई को दिखाना हो गया, राज दरबार में कोई अगर काम चल रहा है, शिकार पे गए हैं, शाही जुलूस है, जैसे कि आप यहाँ एक उदाहरण देख सकते हैं। देखिए यहाँ अकबर बैठे हुए हैं, शिकार पे निकले हुए हैं, ये उनके पालतू चीते उनको बांध के रखा हुआ है, हाथी वगैरह हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप देखेंगे कि बैकग्राउंड्स पे और जो इंसान है उन पे लगभग एक बराबर फोकस है। मतलब ऐसा नहीं है कि अकबर को कुछ खास अलग से दिखाया है कि आप एकदम से चित्र देखते ही उनका आपका ध्यान अकबर पे जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, शिकार का सीन दिखाया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर है, देखिए थोड़े में लिखा हुआ है और थोड़े में चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कहीं यात्री कहीं जा रहे होंगे, कहीं रेस्ट कर रहे हैं, अपना खाना पका रहे हैं, तो उसको दिखाया गया है।
तो मतलब सेक्युलर थीम के ऊपर चित्रकारी होती थी, धर्मनिरपेक्ष थीम पर होती थी, धार्मिक थीम पर नहीं होती थी। ठीक है। और वो अक्सर इतिहास की जो किताबें हैं या काव्य हैं उन्हें उनका चित्रण करने के लिए करते थे। जैसे कि रज्मनामा जो है महाभारत का पर्शियन अनुवाद है, इसमें चित्र बनाए गए हैं। बाबरनामा, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो चगताई भाषा में लिखी थी। अकबर के समय में उसका जो है उसको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया गया और उसको फिर उसमें चित्र भी बनाए गए। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं ये मुगल काल के। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ कई चित्रकार उभर रहे क्षेत्रीय राज्यों के दरबार की ओर चल पड़े। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्कन के क्षेत्रीय दरबारों और राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को बनाए रखा और विकास भी हुआ। स्वाभाविक है, जब मुगल काल साम्राज्य के आने के पहले ही मिफ्ताउल फुजला, निम्मतनामा या कल्पसूत्र के जो चित्रित पांडुलिपियां बन रही हैं। ठीक है। स्थानीय स्तर पर अब पूर्व मध्यकाल में ही जब धार्मिक की ग्रंथ जो हैं उनमें चित्र बन रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पे तो अपनी परंपराएं थी ही, लेकिन क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो वो अपने इतना भारी भरकम चित्रकारी विभाग नहीं मेंटेन कर सकते थे। एक कारण कहा जाता है कि औरंगजेब ने जो संगीत पे या जलसों पे जो प्रतिबंध लगाया था, उसका एक कारण ये हो सकता है कि उसके समय में जो जागीरदारी संकट था उसकी वजह से जो साम्राज्य की जो आय थी वो घटने लगी थी। तो एक कुछ इतिहासकार एक कारण देते हैं कि हो सकता है कि उसने कटौती करने के लिए, खर्च में कटौती करने के लिए ऐसे जो इंटरटेनमेंट के स्रोत हैं उनको प्रोहिबिट कर दिया था। और फिर तो पतन के बाद तो भाई आपको स्वाभाविक है निकलना पड़ेगा वहां से। मुगल उदाहरण के आधार पर शासकों और दरबारी दृश्यों के चित्र बनाए गए। इसके अलावा मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा, जिसमें एक बहुत फेमस है गीत गोविंद, जिसका बार बार नाम आता है, क्योंकि इसी में जो है राधा और कृष्ण को मतलब फोकस में रख के काफी लिटरेचर लिखा गया है, तो उस थीम पे बार बार पेंटिंग बनाई जाती है। देखिए एक उदाहरण है आपका, ये एक निहाल चंद नाम के चित्रकार थे, किशनगढ़ से थे। 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि बनी ठनी जो पेंटिंग का एक प्रकार है वो किस स्थानीय शैली से जुड़ा हुआ है, उसका आंसर था किशनगढ़। और एक्चुअली बनी ठनी है क्या, तो निहाल चंद लगभग 1750 ईस्वी में हुए। ये किशनगढ़ दरबार से थे। इन्होंने राजा सामंत सिंह और बनी ठनी जो उनके दरबार में थी, उन दोनों को मतलब उन दोनों के थीम पे उनको कृष्ण और राधा से तुलना करते हुए चित्र बनाया। कि आप चित्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कृष्ण और राधा हैं, लेकिन उन्होंने दिखाना चाहा यहाँ पे राजा सामंत सिंह और उनके दरबार में बनी ठनी थी, उनके दिखाया गया है। अब उन्हें बनी ठनी क्यों कहते थे ये तो अब पता नहीं। ये उदाहरण है, देखिए, ठीक है। ये देख के लग रहा है कि कृष्ण राधा की तरह मतलब उनसे इंस्पिरेशन लेके उन्होंने अपने राजा और उनके दरबारी का बनाया है। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था हिमालय की तलहटी का इलाका, जो आज जम्मू, हिमाचल या उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, जिसे हम शिवालिक हिल्स कहते हैं। ठीक है, वो क्षेत्र 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोली शैली कहते हैं। देखिए काल देखिए, 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में, मतलब जब औरंगजेब के ने जो है जो मुगल दरबार में कला को हतोत्साहित करना शुरू किया, कहा कि नहीं अब कटौती, अब चाहे कारण जो हो, उनका धार्मिक रूढ़िवाद हो, चाहे खर्च में कटौती करना हो, जो कारण हो, लेकिन उन्होंने प्रोत्साहन, अलग अलग कलाकारों को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया, कारण चाहे जो हो। तो ये उस समय की बात है। यहां जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रासमंजरी। रामायण, महाभारत, रामायण और गीत गोविंद, इनसे भी थीम को उठा के उन्होंने स्थानीय स्तर पर चित्रकलाएं की हैं। ठीक है। फिर दूसरा एक और प्रमुख स्टेज आया जब 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया और दिल्ली जीत लिया।
तो मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, क्योंकि उस वक्त एक दो वॉर नहीं होता था। अगर कोई अटैक कर रहा है तो साल दर साल हमला करेगा, वो सीधे दिल्ली पर हमला नहीं कर देगा, साल दर साल हमला करेगा, धीरे धीरे आगे आएगा। उस समय और भी छोटे मोटे यहाँ वहाँ युद्ध होंगे, तो थोड़ा अशांति का माहौल हो गया था। वैसे भी जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, आपको ध्यान नहीं होगा कि पंजाब हो गया या उसके आसपास के क्षेत्र हो गए, वहां धीरे धीरे कई सारे विद्रोह भी हो रहे थे। उन्हें वहां पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाते ही तैयार आश्रयदाता मिले, जिसके फलस्वरूप कांगड़ा शैली विकसित हुई। हाँ, हमने जो यहाँ कहा था बसोहली, ये अभी जम्मू में ये जगह है, ठीक है, जम्मू में शिवालिक हिल्स में ये जगह है। 18वीं सदी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपरा थी, मतलब धार्मिक मुद्दों पे बनेगा, कृष्ण और राधा के मुद्दों पे, ठीक है, कृष्ण और राधा को मतलब वो सब्जेक्ट बना के। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी, ठीक है। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित हैं। आज भी आप अगर पुस्तक कहीं म्यूजियम वगैरह में जाएंगे तो आपको ऐसे वो लघु चित्र कहीं वहां पे जो है ग्लास के पीछे, शीशे के पीछे रखा होगा, ताकि आप उसे छू ना सके, तो आप उसको देख सकते हैं कि वो कितनी बढ़िया क्वालिटी के है। तो उनको क्या प्रिजर्व किया गया है। लेकिन अभी जो हम देखते हैं, जैसे कि कलमकारी, फाड़, वर्ली पेंटिंग हो गया या मिथिला की चित्रकला हो गई, तो ये क्या है, ये आम जनता है अपने घरों की दीवारों पर, अपने कागजों के ऊपर, अपने मिट्टी के बर्तनों के ऊपर बनाती थी। वो कला धीरे धीरे विकसित हुई। तो हमारे पास 200-300 साल पुरानी कला के उदाहरण तो नहीं है। आजकल जो लोग उस कला को जानते हैं और जो वो चित्र बना पाते हैं, वही हम देखते हैं उसको। अब देखिए, हमने यहाँ पे चूंकि ये 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए किताब लिखी गई है, तो इन्होंने हर एक कला को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। बस थोड़ा बहुत अंतर बताया है कि मुगलों में गैर धार्मिक मुद्दों पर चित्र बनाए जाते थे, स्थानीय राज दरबार थे, वहाँ धार्मिक मुद्दों पे भी बनते थे, शासकीय मुद्दों पर भी बनते थे। रंग में थोड़ा बहुत अंतर बता दिया, लेकिन उससे ज़्यादा बात नहीं की गई है, ठीक है। कारण वही है क्योंकि ये 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए लिखा गया है। आप इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में जब आप वैकल्पिक विषय के तौर पे इसको लेते हैं, तो पाते हैं कि कैसे चित्रों का मतलब क्या महत्व रहा है। मुगल इवन ये जो आप 12वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है उसमें देखेंगे कि जो मुगल राजा थे वो चित्र बनवाते थे, उन चित्रों का क्या महत्व था। एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है शाहजहां जो है ईरान के शाह को गले लगा रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों ग्लोब के ऊपर खड़े हैं। अच्छा, उसमें जानबूझ के शाहजहां को ऊंचा दिखाया गया है और ईरान के शाह को थोड़ा छोटा दिखाया गया है, ऊंचाई उनकी कम दिखाई गई है। कि आपको पेंटिंग देख के लग जाएगा कि दोनों में बिग बॉस कौन है और दो गुरु कौन है और चेला कौन है, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि उस समय में ईरान के शाह ने कंधार जीत लिया था। तो अब एक्चुअली होना उल्टा चाहिए था। तो होता क्या है कि चित्र कैसे बनाया जा रहा है, हमने आपको याद हो तो दिखाया था कि तैमूर बीच में बैठे हुए हैं और उनके बाद के जो वंशज बादशाह हैं मुगल, उनको एक साथ लाइन में खड़े हैं। तो चित्रकारी का भी एक मकसद होता है, ठीक है। दूसरा, कैसे अगर ईरान से, हमने बताया कि ईरान से कुछ चित्रकार आए, लेकिन उन्होंने आके क्या ऐड किया, क्या वो नए प्रकार के रंग लेके आए, ठीक है, क्या उन्होंने सोने का मतलब सुनहरे रंग का उपयोग किया। अच्छा, अलग अलग प्रकार के रंगों का उपयोग करने का क्या कारण हो सकता है कि अगर आप धार्मिक चीजें बना रहे हैं तो ठंडे हरे रंग का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कारण है उसका। तो ऐसी चीजें जो हैं, जब आप वैकल्पिक विषय पढ़ना शुरू करते हैं तब आती हैं। देखिए, ये देख के ही लगता है कि कितना कूल, मतलब देख के आपको थोड़ी शांति फील होगी। यहाँ पे कृष्ण को दिखाया गया है, यहाँ पे राधा और गोपियों को दिखाया गया है, ठीक है। अब हम बंगाल एक क्षेत्र को नजदीक से देखेंगे और कुछ क्षेत्रीय तत्वों का, जैसे कि भाषा हो गया, क्षेत्रीय स्तर पर स्थापत्य हो गया, धर्म का प्रसार हो गया इत्यादि, इन मुद्दों को देखेंगे, ठीक है। हम अक्सर क्षेत्रों की पहचान वहां के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण, आमतौर पर हम मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली बोलते थे,
लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने मलयालम के विकास को देखा कि उसमें एक जो पहले से स्थानीय भाषा थी उसमें कैसे कैसे संस्कृत ऐड हुई। कहा जाता है कि अभी जो मलयालम है उसके विकास में तमिल का भी खासा योगदान है। तो क्या है कि बगल की पड़ोस की एक भाषा, एक स्थानीय भाषा और संस्कृत वगैरह के मिक्सर से आपको एक नया लैंग्वेज निकल के आया। तो वैसे ही हो सकता है बंगाली के, और डेफिनेटली एक इतना बड़ा राज्य है, आप उसमें अगर बांग्लादेश को भी जोड़ दें तो एक इतना बड़ा प्रांत हो जाएगा, उसमें जो भाषा है उसका तो स्वाभाविक है कि कई चरणों में विकास हुआ होगा। पहले कहते हैं कि प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों यानी कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य के जो महाजनपद काल है या उत्तर वैदिक काल का अंत है, उस समय की बात हो रही है, कि अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, वो कोई स्थानीय भाषाएं बोलते थे। ठीक है, एक तो हमने ये स्रोत की बात की कि भाई जो प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथ हैं उनसे हमें ये पता चलता है। फिर लिखा है कि ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध के बीच, यानी जो मौर्य काल वगैरह था, बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध विकसित होने लगे। आपको ये शब्द याद होगा, ताम्रलिप्ति। ये क्या है? अभी जो तमलुक जगह है उसका प्राचीन नाम है। यहाँ एक बंदरगाह था, यहीं से अशोक के पुत्र और पुत्री श्रीलंका गए थे धर्म के प्रचार के लिए। माना जाता है कि इस बंदरगाह का प्रयोग श्रीलंका और दक्षिण एशिया के साथ व्यापार के लिए किया जाता था, और बाकी देश के बाकी क्षेत्रों से भी जो अगर समुद्री मार्ग से व्यापार करना है उसके लिए एक प्रयोग होता था। तो संबंध जो है, मगध जो है गंगा घाटी है, उससे इसके संबंध विकसित हो रहे हैं, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ गया होगा। बाद में गुप्त शासकों ने उत्तर बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और इस क्षेत्र में ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। एक देखिए, गुप्तों के अंदर प्रांत को कहते थे भुक्ति। हमने जब छठी कक्षा का इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने गुप्तों के प्रशासन में बस सामंतीकरण के अवयव को देखा था। हमने उनके प्रशासन को लेयर बाय लेयर नहीं समझा था कि केंद्रीय स्तर हो गया, प्रांतीय स्तर हो गया, जिला स्तर हो गया, उसको क्या नाम देते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में ऐसा था कि सबसे ऊपर तो राजा हो गए, फिर आते थे आपके प्रांतीय स्तर के अधिकारी जिन्हें भुक्ति कहा जाता था, फिर आता है विषय, और उसके बाद जो ग्राम वगैरह हुए। तो उत्तर बंगाल में उन्होंने एक पुनरावर्तन भुक्ति, जो आज के समय में थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का भी पार्ट है और थोड़ा बहुत बांग्लादेश का भी पार्ट है, एक था पुनरावर्तन भुक्ति। ये गुप्त काल में एक प्रांत था उनका, जो उत्तर बंगाल मतलब अभी का थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का भी पार्ट और थोड़ा बहुत बांग्लादेश का भी पार्ट उत्तर का। और वहां एक जगह है दामोदरपुर। दामोदरपुर जो है वेस्ट बंगाल में है। वहां से कई सारे आपको जो ताम्रपत्र अभिलेख हैं मिले हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और उन ताम्रपत्रों से जो है आप ताम्रपत्र अभिलेख से जो है आप जो भूमि अनुदान की स्थिति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे भूमि अनुदान दिया जाता था, क्या प्रक्रिया थी, उसमें किस प्रकार के अधिकारी शामिल होते थे, क्या अधिकार मिलते थे भूमि अनुदान मिलने पर, कोई ऑब्जेक्शन कैसे करता था, प्रांतीय अधिकारियों का क्या नाम था या स्थानीय अधिकारियों का क्या नाम था। ये कई सारी जानकारी गुप्त प्रशासन के बारे में हमें दामोदरपुर एक जगह है, वहाँ जो अभिलेख आपको जो ताम्र अभिलेख मिले हैं उससे पता चलता है। तो ये भी वही कह रहा है, बस इन्हें जगह का नाम नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि गुप्त शासकों ने उत्तर बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और इस क्षेत्र में ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। इस काल से कई नगर भी हमें मिलने शुरू होते हैं आपको, कई सारे ऐसे जो पुनरावर्तन था या दामोदरपुर का क्षेत्र होगा, ऐसे कई सारे नगर इस काल से मिलते हैं हमको। इस प्रकार मध्य गंगा घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग, देखिए हिंदी में जो है हुएनसांग कहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में ज़ुएनज़ैंग भी लिखते हैं तो उसको हिंदी में भी आप ज़ुएनज़ैंग लिख सकते हैं। तो ज़ुएनज़ैंग ने यह पाया कि ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, काफी समय उनके दरबार में रहे थे, और बाद में ये आए तो सिल्क रूट का जो लैंड का रास्ता है, जमीनी रास्ता है, वहां से आए थे, लेकिन ये वापस गए दक्षिण पश्चिम एशिया होते हुए समुद्र रास्ते से। तो इस कारण से बंगाल होके गए होंगे।
इन्होंने पाया कि संस्कृत से संबंधित भाषाएं पूरे बंगाल में उपयोग में थीं। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हुआ। आपको याद हो हर्षवर्धन के जो समकाल थे गौड़ के शशांक जो उनके दुश्मन थे, ठीक है, वो भी बंगाल क्षेत्र पे उनकी पकड़ थी। लेकिन आप जो व्यवस्थित क्षेत्रीय राज कहें तो वो पूर्व मध्यकाल में पालों के समय में शुरू हुआ था। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी हुई थी तब शुरू से ही बंगाल पे नियंत्रण रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। बख्तियार खलजी मतलब एक इस तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी हमले कर रहे हैं पश्चिम भारत और मध्य भारत के राज्यों पर, उधर बख्तियार खलजी बंगाल की तरफ निकल गए और उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य भी खोल दिया, वहाँ पे अपना अलग सल्तनत वहाँ पे शुरू कर दी। और जब बार बार ये ऐसा होता था सल्तनत काल में कि दिल्ली के सुल्तान को एक मुश्किल से बंगाल पे पकड़ बनाते, जैसे ही यहाँ पे तख्ता पलट होता, नया सुल्तान आता, वहाँ का जो गवर्नर था इक़्तिदार था फिर बगावत कर देता। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब से लेके अकबर के आने के लगभग 200 साल के बीच में बंगाल जो है पूरी तरीके से दिल्ली के पकड़ से बाहर था। स्थानीय स्तर पे वो सल्तनत चल रही थी। 1586 में जब अकबर ने बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया था। एक सामान्य साहित्यिक भाषा, देखिए ये बहुत आम है। अगर कोई भाषा है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जा रही है तो उसकी स्थानीय बोलियां होंगी, उपभाषा होंगी, लेकिन उनकी अपनी लिपि नहीं होगी। ठीक है, लिपि तो एक ही, जैसे गुजराती की लिपि एक ही है, स्थानीय उपभाषाएं हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन वैसे ही महाराष्ट्र में होगा, तमिलनाडु में होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। भाई चाहे आप पूर्वांचल में हैं, चाहे आप बुंदेलखंड में हैं, चाहे आप जो पश्चिम यूपी में हैं, आप अगर हिंदी बोल रहे हैं तो लिपि एक ही है, वो हिंदी भाषा पर आधारित है। लेकिन हिंदी के प्रकार में कितना अंतर है, बोलियों में कितना अंतर है, कुछ वही है कि 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा, यानी कि जिस भाषा में आप साहित्य लिख रहे हैं, जिस भाषा की लिपि एक आम लिपि में बदल गई है। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाषा की बोलचाल की भाषा थी, पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। तो मतलब पश्चिम बंगाल में जो भाषा बोली जा रही थी और वो जिस लिपि में लिखी जा रही थी, वो जो है वो एक सामान्य साहित्यिक लिपि में बदल गई। यद्यपि बंगाली का उदय संस्कृत से हुआ है, यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे नए नए समुदाय आते जाएंगे, नए नए समुदाय जुड़ते जाएंगे, वो अपनी बोलियां इसमें जोड़ेंगे, वो अपने शब्द जोड़ेंगे, वो अपनी लिपियां जोड़ेंगे। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। वो तो यहाँ भी है। आप अगर ये हिंदी में लेक्चर दिया जा रहा है, लेकिन आप अगर नोट करना शुरू करें तो कई सारे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं के हैं। इंग्लिश के शब्द शायद सबसे ज़्यादा हों, उसके बाद ये हो सकता है हिंदवी की जो उर्दू कई लोग बोलते हैं उसके कुछ भी शब्द वहाँ पे आपको उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता चैतन्य की जीवनियां हैं। गौड़ी मीन्स जो गौड़ शब्द है जो बंगाल के लिए प्राचीन समय में इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे इस समय में जब विष्णु भक्ति जो है, सगुण भक्ति का जो एक पंथ है, उसके जो प्रमुख संत थे चैतन्य, उनकी जीवनी की बात है। दूसरी श्रेणी में आता है नाथ साहित्य। आपको याद हो तो हमने बताया था कि जो नाथ पंथ था वो एक जन आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता था।
तो स्वाभाविक है जो नाथ साहित्य होगा वो भी है वो एक स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा में लिखा गया होगा। जैसे मैनामती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, ये चूंकि स्थानीय स्तर पर इनका उद्भव हुआ है तो स्वाभाविक है कि ये स्थानीय भाषाओं में होंगी और इनमें जो है संस्कृत के शब्द जो हैं या संस्कृत का व्याकरण जो है वो काफी कम मात्रा में होगा। पहली श्रेणी से संबंधित ग्रंथों का काल निर्णय आसान है क्योंकि ऐसे कई पांडुलिपि मिली हैं जो बताती हैं कि ये 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य लिखी गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी क्योंकि जन सामान्य की थी, जनजातीय समाज की थी, तो वो लिखने की जगह पीढ़ी दर पीढ़ी कह के या सुना के उसको ट्रांसमिट करते थे, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं हो पाता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहां ब्राह्मणों का अपेक्षाकृत कम प्रभाव था। आप देखिए जैसे कि ये जो देवी देवता है, मैनामती गोपी चंद्र के गीत हो गए, ये हो सकता है जनजातीय समाज में किसी, जैसे कि एक जो होता है ना कि कुछ किसी व्यक्ति की कहानी जो है वो दंत कथा में बदल जाती है, हीर रांझा हो गया या ऐसी कोई कहानी हो गई कि जो धीरे धीरे इतनी बार कहीं सुनी जाती है, इतनी बार गाई जाती है कि वो उनको जो है हो सकता है किसी समय में वो एक आम व्यक्ति, एक आम स्त्री पुरुष रहे हों, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो इतने प्रचलित हो जाते हैं कि उन्हें देवी देवता का के रूप में पूजा जाने लगता है। उनके कहीं मंदिर बन जाएंगे, लोग उनके पास आके प्रार्थना करेंगे। अगर वो अपनी प्रेम कथा के लिए अगर जाने जाते थे और उनकी अगर कहीं मज़ार है या उनका कहीं तीर्थ स्थल है तो क्या होगा कि प्रेमी जोड़ा आके वहां पे प्रार्थना करेगा। तो ऐसे कई चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति अगर कृषक होने के लिए जाना चाहता था कि जो कोई बहुत बहादुर कृषक था, एक बहुत भारी मात्रा में जंगलों को काट के वहां खेती की शुरू की, कई गांव बसाए, बाद में उनके तीर्थ बन जाएंगे तो वहां पे जो है उनकी प्रार्थना करेगा कोई कृषक की मुझे भी आप मतलब मेरे जमीन में से इतना मात्रा में अनाज निकले, जो भी उसको प्रार्थना करनी होगी। तो ऐसे जो है ये स्थानीय देवी स्तर पर देवी देवता और पंथों का और मतों का निर्माण होता है। मैनामती गोपी चंद्र हो गए, धर्म ठाकुर की पूजा, परी कथाएं, लोक कथाएं, गाथा गीत, और फिर ये जो है खास तौर पर ये जो पूर्वी बंगाल में फेमस थी जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। इन दो बातों का कि जो पूर्वी बंगाल में जो स्थानीय स्तर पर पूजे जाते हैं, जिनके बारे में जो साहित्य है वो स्थानीय भाषा में लिखा गया है, जिस पर ब्राह्मण समुदाय का या संस्कृत का प्रभाव बहुत कम है, इसका अभी हम जो अगला पॉइंट देखेंगे वहां रिलीवेंस है। बताया गया है पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से बड़ी संख्या में लोगों ने पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगल और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया, जो सुंदरबन आज कहा जाता है, और उसका जो ऊपर का क्षेत्र होगा, जो मुख्य तौर पे अभी जो बांग्लादेश का जो आज का क्षेत्र है उससे आप तुलना उसकी कर सकते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों से पलायन शुरू किया। एक्चुअली कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि दरअसल इस समय जो गंगा का जो चैनल है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा था ईस्ट की, पूर्व की तरफ। तो जैसे जैसे मतलब वो अपना रास्ता बदल रही थी, ठीक है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की तरफ उसका वो मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा था, तो अब जहां पिछला चैनल रहा होगा वो जगह धीरे धीरे भर रही थी, तो वो है उसकी उपजाऊता थोड़ी सी कम हो जाएगी कंपेयर टू जिस जगह पर अब नदी बह रही है। ठीक है, जो मतलब वो अगर सिल्टेशन होता है एक बार, तो सिल्टेशन की वजह से क्या है कि वो जो चैनल है भर जाएगा, जो उसका पुराना चैनल होगा जिसमें से नदी बहती थी, तो वो क्षेत्र जो है अब उतने उपजाऊ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब वो हर साल वहां पे जो सिल्ट है वो डिपॉजिट नहीं हो रहा है, नदी जो है वो आगे ईस्ट की तरफ मूव कर गई है। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं कि लोग हो सकता है इस कारण से पश्चिम से छोड़ के दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे और जंगल और दलदली इलाकों में प्रवास कर रहे थे, क्योंकि मतलब है कि नदी अब उस दिशा से बह रही है, उस तरफ बह रही है। थोड़ा मतलब आपको गंगा का तो फ्लो ध्यान ही होगा कि वो अभी जो है मतलब वेस्ट बंगाल की जगह वो थोड़ा आगे जाके फिर वो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ रही है और वहां से आके ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। तो ये जो कई लोग मानते हैं कि जो अभी आधुनिक जो टोपोग्राफी है, जो लैंड, जो नदी का जो अभी की आधुनिक टोपोग्राफी है, वो इसी समय के आसपास फाइनल डेवलप हुई थी। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनय शनय स्थानीय मछुआ
और स्थानांतरित खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समूह में मिल गए। देखिए, हम जो बात करते हैं जनजातीय समाज का किसानीकरण, ये वही है कि एक बाहर से उपनिवेशी लोग आए जो अपने क्षेत्र की कम उपजाऊ जमीन छोड़ के इस तरफ आ रहे थे, जंगलों को साफ कर रहे हैं, वहां खेती कर रहे हैं। अच्छा, शुरू शुरू में तो हो सकता है स्थानीय जनजातियों से जो मछुआरे हैं, जो शिकार करने वाले हैं, या जो घुमंतू खेती करने वाले, हो सकता है शुरू शुरू में उनसे संघर्ष हुआ हो जमीन के लिए, पानी के लिए, या अन्य संसाधनों के लिए। लेकिन एक वक्त के बाद जो है वो एक दूसरे के अगल बगल में शांति से रहना शुरू कर ही देते हैं। ये एक प्रक्रिया ही है। तो यहाँ भी है, हम देख रहे हैं कि जनजातियों का किसानीकरण हो रहा है। अच्छा, जनजातियों का तो किसानीकरण हो रहा है, लेकिन उनकी मान्यताओं का क्या, उनकी देवी देवताओं का क्या, उनकी भाषाओं का क्या, उनका भी तो किसानीकरण होगा। तो जो हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है कि अब उनकी मान्यताओं को जो है, जो मुख्य धारा है मान्यताओं की, जो क्षेत्रीय स्तर पर जो मुख्य धारा है, उससे अब जोड़ा जाएगा। अच्छा, कहीं और अवतारवाद का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे लेकिन पीरों का आगमन हो गया है, तो उसको हम देखते हैं। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका, जो आज भी नाम जानते ही होंगे, तब तो नाम कुछ और था, इन्होंने आधुनिक नाम दे दिया है, ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। दरअसल जब अकबर के समय में मानसिंह ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया तो उन्होंने राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। ये अभी के पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर है। लेकिन जहांगीर के समय में उन्हें लगा कि नहीं, हमें सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहना है, आगे जो डेल्टा का क्षेत्र है, गंगा डेल्टा का क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा का कॉमन डेल्टा है, पूर्वी बंगाल है, उस पर भी नियंत्रण करना है। फिर आगे चल के उन्होंने अहोमों पे आक्रमण किया था, तो उन्होंने पूर्वी बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी राजधानी को भी मूव किया, कि कहा कि भाई झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है, वहां से इतना दूर नियंत्रण नहीं हो पाएगा, हम वहां पे बिल्कुल डेल्टा के बीच में राजधानी बनाते हैं, ताकि किसी भी दिशा में अगर हमें कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना है तो हम तुरंत वो ऑपरेशन लॉन्च कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने राजधानी मूव किया, क्योंकि दरअसल हो क्या रहा था कि उस समय कई सारे ऐसे अफगान जो सेनापति थे, अफगान सूबेदार थे, वो स्थानीय जमींदारों या स्थानीय वर्ग, स्थानीय शक्तिशाली वर्गों के साथ मिलकर लगातार चुनौती दे रहे थे मुगल शासन को। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, राजमहल छोड़ो, आगे बढ़ो, ढाका में अपनी राजधानी बनाएंगे और वहां से चारों दिशाओं में नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। और नियंत्रण करने के लिए आपको सिर्फ सैनिक ही नहीं चाहिए होते हैं, आपको चाहिए होते हैं कि जो ग्रामीण अभिजात वर्ग है उसके ऊपर भी नियंत्रण हो। ठीक है, या आप उस क्षेत्र में अपने समर्थकों को बसाएं। ठीक है, अपने मुगल साम्राज्य के और क्षेत्रों से लोगों को लाकर वहां बसाएं, उनको कहें कि भाई जंगलों को काटो, खेती करो, अधिशेष पैदा करो, उसका व्यापार करो। तो उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र को बसाने की प्रक्रिया है। ठीक है, जो अब तक एक काफी गतिशील क्षेत्र था कि वहां पे कुछ भी हो रहा है, तो उन्होंने उसको नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया है। अधिकारी, कर्मचारी और साहसी उपनिवेशियों को भूमि अनुदान या जागीरें दी गई, जो कि अक्सर कर मुक्त होती थी। भाई स्वाभाविक है, आपको एक तो है कि भाई पोलज परोती चाचर बंजर का जो कॉन्सेप्ट था, जब हमने भूमि के वर्गीकरण की बात की थी तो उसमें बताया था कि जो बंजर भूमि है, जहां पे खेती हो सकती है लेकिन हो नहीं रही है किसी कारण से, चाहे सिंचाई का अभाव है या जमीन को थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है, तो उनको जो टैक्स होता है वो फुल टैक्स 5वें साल में जाके पे करना होता है। ये तो सीमांत क्षेत्र है जहां आपको पहले लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना है। इतना मतलब असंतुलित क्षेत्र है जहां आगे बताया गया ना कि व्यवस्था और शासन पहले स्थापित करना है। तो आप चाहेंगे कि लोग आके बसें और उनके लिए आप कर में छूट देंगे, जैसे कि आज के समय में सरकारें कर में छूट देती हैं ताकि कंपनियां किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकें। बात वही है कि अधिकारियों, कर्मचारियों और साहसी उपनिवेशों, अब चाहे और वो साहसी उपनिवेशी जो हैं वो सैनिक भी हो सकते हैं, वो सेनापति भी हो सकते हैं, वो सूफी संत भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो, या कोई मनसबदार हो सकता है, को जागीर दी गई जो कि अक्सर करमुक्त होती थी। वे उन पर मस्जिद बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरणों के केंद्र के रूप में काम आती थी। आपको याद हो तो हमने अवतारवाद की बात की थी, हमने ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदान की बात की थी, हमने पिछले चैप्टर में शुरू में कहा था कि पुराणों में जो पूजा पाठ की जो पद्धतियां थी वो स्थानीय स्तर पे उनको अडॉप्ट किया जाने लगा था, और जो स्थानीय कहानियां थी
उन्हें जो है पौराणिक कहानियों में जोड़ा जाने लगा था। ये कुछ कुछ वही प्रक्रिया है। यहाँ पे जो है अब एक पीर का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, जो स्थानीय तत्वों, स्थानीय धार्मिक तत्वों या स्थानीय मान्यताओं और जो है जो उस क्षेत्र की जो मुख्य मान्यता है, जो इस्लाम की मान्यता है या और अन्य मुख्य मान्यता है, उनको आपस में जोड़ने से डेवलप होंगी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। भाई स्वाभाविक है कि अगर आप जो पश्चिम बंगाल से यहाँ आके रह रहे हैं, जो क्षेत्र थोड़ा अस्थाई है, अस्थिर है और परिस्थितियां थोड़ी टेंशन वाली हैं, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि कम से कम शुरू शुरू में जो है जनजातियां हैं उनसे आपका संघर्ष होगा, एकदम से बढ़िया रिश्ते नहीं हो जाएंगे। नई जगह है, नई प्रकार की बीमारियां हैं, पानी सूट नहीं कर रहा, नए प्रकार के जीव जंतुओं से आपका सामना होगा। आपको ये नहीं पता कि आप जहाँ जड़ें जमा रहे हैं वो जगह कितनी उपजाऊ है, ठीक है, आगे चल के क्या होगा, तो सब कुछ असामान्य है। तो आपको क्या है कि एक सांत्वना के लिए, एक जो होता है कि एक ऐसे समाज के स्तर पे ऐसे लीडर्स की जरूरत होती है जो आपको गाइड करें। तो यही रोल यहाँ पे पीर लोगों ने प्ले किया। ये सुख सुविधाएं और आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किया। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। एक तरीके से ये कुछ कुछ वही रोल हो गया जिन्हें ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता था और उन्हें प्रशासनिक अधिकार भी थे, ये कुछ कुछ वैसा ही हो गया। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से इन्हें लोग पीर कहते थे कि भाई आप नई जगह आके रह रहे हो, स्थितियां अस्थिर हैं, थोड़ा डर का माहौल है, तो क्या है कि आप ऐसे, अगर आपके समुदाय के स्तर पर ऐसे लोग हैं जो आपको आर्थिक स्तर पे कृषि अधिशेष पैदा करने में, खेती को फैलाने में सहायता कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पे जो है वो आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको धर्म कर्म सिखा रहे हैं, ठीक है, आपको सही गलत की रास्ते भी दिखा रहे हैं, तो स्वाभाविक है धीरे धीरे उनको लेके जो समाज में है वो मान्यताएं, जो आस्था है वो बढ़ती रहेगी। इन स्थानीय पीरों से जुड़ी किंवदंतियों में अक्सर इन्हें इस क्षेत्र में गीले चावल की खेती की शुरुआत से जोड़ा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो कृषि का विस्तार हुआ है पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में, उनका इन पीरों से जो स्थानीय स्तर पर प्रचलित हो या प्रसिद्ध हो गए, उनसे इन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है, ये लाइन किताब में नहीं लिखी है, ये मैंने एक दूसरे सोर्स से उठाया था। ठीक है, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त कर सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता, यहां तक कि जीवात्माएं भी शामिल हैं। हमने कुछ देर पहले यहां पे देखा था, यहां हमने बात की थी मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं, गाथा गीत जो पूर्व बंगाल में लोकप्रिय थी। यही सब क्या है, आगे चल के ये भी पीर की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि आप इनके लिए मंदिर बनाएंगे, आपने कोई नई जगह पे खेती शुरू की, लेकिन आपको भाई देखिए, धर्म इंसान के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। तो खास करके जब आप अस्थिर स्थिति में, परिस्थिति में हो, तो क्या है कि आपकी जो मान्यताएं थी, आपने उसके आधार पर जो है उनके मजार बनाने शुरू की, मंदिर बनाने शुरू किए, तो स्थानीय देवी देवता भी पीर की श्रेणी में आ जाते हैं। विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता जैसे कि धर्म ठाकुर वगैरह हो गए, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल हैं। देखिए, जीवात्माओं का मतलब होता है कि आप जो प्रकृति के तत्व हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पत्थर, इनमें भी आत्माएं तलाश, जैसे कि पत्थरों में भी आत्मा तलाशने लगे, होता है ना, कई जगहों पे पत्थरों की भी पूजा होती है। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर भी जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर रुका है। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे हैं। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते हैं। बंगाल के साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से बने अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कि कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। क्योंकि हो रहा था कि नई आर्थिक
अवसर मिल रहे हैं, उनका लाभ उठा के जो है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, तो वो अपने भक्ति भाव और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहेंगे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। हमने 17वीं शताब्दी के कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन यानी वाणिज्यिक क्रांति की बात की थी, आपको याद हो तो। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। ठीक है, जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों के छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। एक उदाहरण जो है वो ये है कि भाई पहले ऐसे उनके जो श्राइन होंगे कि भाई वो झोपड़ी में उनका पूजा की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या है उनके लिए मंदिर जो पत्थर के और ईंटों के मंदिर बनने लगे। देखिए, एक इंग्लिश वर्ड है संस्कृताइजेशन, इसका हिंदी वर्ड तो मैं नहीं जानता क्या उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब मेनली यही होता है कि अगर कोई समुदाय है जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, अब वो धीरे धीरे जो है समाज में जो जाति व्यवस्था की जो श्रेणी है उसमें वो ऊपर उठ रहा है, तो वो चाहेगा कि मेरी धार्मिक और जो स्थिति है वो भी सुधरे। तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी, आप थोड़ा जो है आपकी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई, तो आप चाहते हैं कि मेरी धार्मिक और सामाजिक स्थिति भी सुधरे। उसके लिए वो कई बार उन मान्यताओं को, उन तौर तरीकों को, उन प्रथाओं को अपनाते हैं जो शासक वर्ग या जो ब्राह्मण वर्ग जिसे स्वीकार करते हो। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है कि जब 18वीं 19वीं सदी में बंगाल में सती प्रथा के बढ़ने का एक कारण ये था कि ऐसे कई वर्ग जो उठ रहे थे, जिनका सामाजिक स्तर उठ रहा था, उन्होंने सती प्रथा को अडॉप्ट कर लिया, जो कि पहले सिर्फ अभिजात वर्ग किया करता था। तो संस्कृताइजेशन इसे कहते हैं कि आप ऐसे तौर तरीके, हमने गढ़कटंगा की बात की थी कि उन्होंने पहले अपना नाम बदला, फिर राजपूत परिवार में विवाह किया, ठीक है, फिर उन्होंने कई ऐसे अनुष्ठान भी करते होंगे, यज्ञ करते होंगे, अपने आभूषण, अपना पहनावा, अपने रहने की जगह, अपने खाने पीने का तरीका, इन चीज़ों में आप बदलाव लाते हैं ताकि जो अभिजात वर्ग है उस समाज का वो आपको स्वीकार करे। तो इसे संस्कृताइजेशन कहते हैं। अगर कोई सामाजिक वर्ग है जो ऊपर उठ रहा है, जिसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सुधर रही है, तो वो भी उन्होंने क्या किया, मंदिर निर्माण किया अपनी भक्ति और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। तो ये भी एक प्रकार का संस्कृताइजेशन ही कहा जाएगा। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला या चौचाला होती थी। आपको बंगाली गुंबद याद हो तो भाई ये जो है ये सब बंगाली गुंबद के उदाहरण हैं, दो चाला, चौचाला, ये सब हो गए। ये बस आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये जो झोपड़ी है ये अगर ईंट की बनी होती या पत्थर की बनी होती तो कैसी लगती। तो वहीं जो बंगला डोम, जो बंगला गुंबद है, उसी का उदाहरण है। ठीक है, इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पहले देखेंगे कि दो चाला मीन्स यहाँ पे दो छत है, ठीक है, यहाँ पे तो आपको एक ही दिखाई देगा लेकिन उसका दूसरी तरफ भी है। फिर ये चौचाला है, यहाँ पे उसको सिर्फ एक साइड दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ से एक ट्राइंगुलर छत है, वो बीच में आके इस पॉइंट पे जुड़ रहा है। फिर आठ चाला है कि चौचाला के ऊपर एक और चौचाला बना दिया है। फिर 12 चाला है मीन्स 8 चाला के ऊपर फिर एक और चौचाला बना दिया है। ठीक है, तो छोटा होता जा रहा है लेकिन वो जो शेप है कि ऐसे वो राइज हो रहा है। फिर एक और है एक जोर बंगला का उदाहरण है कि दो चाला जो है बगल में साथ में एक और दो चाला को जोड़ दिया है उसमें, ऐसे एक ये हो गया और बगल में एक और जोड़ दिया है। अच्छा, जोर बंगला के ऊपर यहाँ पे शिखर बना दिया है तो उसको ये भी एक प्रकार हो गया। ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाले ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी। मतलब बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 4 त्रिकोणीय छत है, हमें एक ही दिखाई दे रही है कि 4 दीवारों के ऊपर रखी है और धीरे धीरे वो ऊपर आके जुड़ेगी एक तिर्यक रेखा या एक बिंदु पर। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों या मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले में
विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच गई हैं। ये जो आप उदाहरण देखेंगे, देखिए ये जो है टेराकोटा का प्लाक है, जो पकी हुई मिट्टी का फलक है, उसके ऊपर बाहर की दीवार पर ये बनाया गया है। यहाँ पे आपको कृष्ण दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे गोपियां हैं और गोपियां फिर चारों तरफ, ये सर्कल में चारों तरफ हैं उनके। ये वही विष्णुपुर में है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मंदिर, ये जो बंगला गुंबद है, जो हमने बताया है कि ये बंगला गुंबद है, ये सिर्फ मंदिरों के ऊपर ही नहीं, ये बाद में मस्जिदों के ऊपर भी लगाया गया। और बाद में जो सुल्तान थे, जो अपने कब्र बनवाते थे, तो कब्रों की स्थापत्य कला में भी उन्होंने बंगला गुंबद का इस्तेमाल किया। आपको याद हो तो बंगला गुंबद को देख के मुगलों ने फतेहपुर सिकरी में उसे अडॉप्ट किया, और आगे देखेंगे कि फतेहपुर सिकरी आगरा को देख के एक और स्थानीय राजा ने उसे, उत्तर भारत में ही एक स्थानीय जो जाट राज्य था भरतपुर का, उन्होंने भी उसको अडॉप्ट किया था। उसको अगले चैप्टर में देखेंगे। और यहां देखिए, ये भी एक प्रकार से 4 छत हैं, लेकिन यहां पे छत एक कितना अलंकृत है, और यहां पे बस सेंटर में एक शिखर बना दिया है। 4 छत यहां भी हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर में 4 शिखर हैं और फिर भी बीच में एक और बनाया हुआ है, और लेकिन ये है तो मंदिर का स्वरूप ही। अंत में मछली भोजन के रूप में, इसमें बस इतना कहा है कि देखिए बंगाल का ये एक स्टेपल डाइट है, मछली और चावल तो प्रमुख आहार है। और बंगाली साहित्य में मछली का कई जगह वर्णन है। मंदिरों और विहारों की दीवार पर टेराकोटा का जो आपको पकी हुई मिट्टी के फलक हैं, उसमें मछली को जैसे कि यहाँ साफ करते हुए दिखाया है कि उसको साफ करके बाजार बेचने ले जाना है, ऐसा दिखाया गया है। तो ये स्वाभाविक है कि भाई कला जो है अपने आसपास की दुनिया से ही चीज़ों को लेके कला बनाती है, ठीक है। जैसे कि कथक है, तो उसमें उसने कृष्ण लीला को दिखाया जो कि आम जनता में प्रचलित थी। आप अगर चित्र बना रहे हैं तो चित्र में जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, राज दरबार है, शिकार है, उसी से आप इंस्पायर होंगे, उसी को आप एक्सप्रेस करेंगे। ये भी कुछ वैसा है कि जब आप आम जिंदगी में देख रहे हैं कि लोग मछली को साफ करके बेचने ले जा रहे हैं या घर में उसको खा रहे हैं, और बहुत बहुत आम है, तो ये स्वाभाविक है कि आपको मंदिरों और विहारों की दीवारों पर आपको उसको दर्शाया जाएगा, उन दृश्यों को। स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता के कारण ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों को के लिए सामिष भोजन निषेध में ढील दे दी। ये तो जन सामान्य जानता है कि जो है नॉन वेज खाने पे कई जगहों पे प्रतिबंध होता है, ठीक है। तो बृहद धर्म पुराण, जो कि एक उदाहरण है, 13वीं सदी में बंगाल में रचना की गई, इसमें स्थानीय ब्राह्मणों को मछली की कुछ किस्मों को खाने की अनुमति दी गई। क्यों? क्योंकि देखिए धर्म की यही खासियत है। हमको लगता है कि धर्म एक रिजिड चीज है जो आदिकाल से जैसा था वैसा ही है। नहीं, धर्म जो है लगातार बदल रहा है, ठीक है। हमने इतिहास में प्राचीन भारत से पढ़ना शुरू किया और हम लगभग आधुनिक भारत की कगार पर आ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार धर्म के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। तो धर्म जो है बदलता रहता है, वो लोगों की जरूरतों और लोगों की ख्वाहिश के अकॉर्डिंग भी बदलता है। तो उन्होंने जब देखा कि बंगाल में जो है फिश इतनी पॉपुलर है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो स्थानीय ब्राह्मण हैं उन्हें कुछ किस्म खाने की इजाज़त है। और सिर्फ बंगाल में नहीं, आप चाहे वो बिहार में जो मिथिला वगैरह का एरिया है, वहाँ भी ये पॉपुलर है कि जो वहाँ पे भी लोकल ब्राह्मण्स हैं, उन्हें वो खाने की अनुमति जो है, जो मतलब धार्मिक विशेषज्ञ हैं वो देते हैं। कारण वही है कि धर्म जो है स्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जब कोई किसी धार्मिक सुधार की बात करे, खास करके एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ऐसा स्टूडेंट, तो उसे इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए कि हाँ, अगर वक्त के साथ ज़रूरतें बदल रही हैं, ठीक है, तो धर्म में सुधार करना बिल्कुल लाजमी है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने बंगाल में कुछ क्षेत्रीय विशेषताओं को देखा, ठीक है। और क्षेत्र की बात होती है। बंगाल में इन्होंने परमिट किया धार्मिक विशेषज्ञों ने पुराण लिख के कि आप कुछ किस्म की मछलियां खा सकते हैं। यहीं आप पश्चिम भारत में चले जाइए, गुजरात राजस्थान की तरफ, तो वहाँ जो है जो प्रतिबंध हैं कि किसी ब्राह्मण समुदाय के आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, वो प्रतिबंध खासा कठोर हैं इसकी तुलना में, और उनका पालन भी वहाँ पे होता है। तो अब इन दोनों में से आप कहें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो दोनों सही है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी क्षेत्रीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों जो है स्थानीय कारण हैं, जो स्थानीय पहलू हैं उनके कारण वो ऐसे हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा
क्षेत्रीय संस्कृतियों के उदाहरण को पढ़ने का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। हम जो 7वीं कक्षा का इतिहास है उसका लास्ट चैप्टर जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।